बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सभी का स्वागत है। अब मार्केट का हाल देखिए ज़रा, काफ़ी पेचीदा मार्केट है, लेकिन पिछले एक घंटे में शानदार रिकवरी हुई है। खासतौर से बैंक निफ्टी में जो एक समय 400 पॉइंट नीचे था, एकदम से उसमें बड़ी रिकवरी आई। एक बार इंटरडे देख लेंगे उसका। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी सेलिंग प्रेशर है, लेकिन रिकवरी है मार्केट में अच्छी और काफ़ी वॉलेटाइल है। चलिए श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट के अगले दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निचले स्तरों से निफ्टी 300 अंक सुधर कर 25,000 के करीब पहुंचा। लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस, ICICI बैंक से सपोर्ट। ऑयल एंड गैस, FMCG और ऑटो शेयरों में भी खरीदारी। बैंक निफ्टी निचले अंकों से 600 पॉइंट सुधरा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट हुई कम। हालांकि इंडिया विक्स भी 5% फिसला। सोने चांदी में लगातार चौथे दिन कोहराम। M6 पर रिकॉर्ड हाई से करीब आधा हुआ चांदी का भाव। आज भी 30,000 रुपए टूटी। इधर सोना भी 1,37,000 तक फिसला। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते होने की उम्मीद से कच्चे तेल में गिरावट। $67 के नीचे फिसला ब्रेंट। बिग पिक्चर में ठीक है सब कुछ, लेकिन अभी इस समय जो प्रॉब्लम है कि FPI को कैसे रोका जाए या कैसे करेंसी को रोका जाए, विच मीन्स FPI आए, FDI आए, उसके लिए स्टॉक मार्केट को इमीडिएट चीज़ें चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि नहीं हुई। बजट से FIs थोड़े मायूस। समीर अरोड़ा ने कहा STT बढ़ाने के फैसले की टाइमिंग गलत। कैपिटल मार्केट सेक्टर की डी रेटिंग का खतरा। कैपिटल गुड्स, पावर सेक्टर के लिए बजट को बताया अच्छा। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। बजट बूस्टर के बाद भागा L&T। शेयर करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही हिताची में भी अच्छी मजबूती। बजट में एलोकेशन बढ़ने के बावजूद डिफेंस शेयरों में नहीं रुक रही गिरावट। BDL 7% से ज़्यादा टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। HAL, मिधानी, कोची शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट। फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और IT में भी दबाव। कल आएंगे निफ्टी की 3 कंपनियों, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स के नतीजे। साथ ही VBL, AB कैपिटल, NMDC समेत वायदा की 5 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। और CNBC आवाज़ पर देश ने देखा और समझा बजट। आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की धूम। बजट भाषण के दौरान 8.25 लाख दर्शक एक वक्त में लाइव जुड़े। देश के सभी बिजनेस और जनरल चैनल्स में रहा सबसे आगे। दर्शकों का आभार। ओके, चलिए गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल सभी व्यूअर्स को। और एक थोड़ा सा इशू बन रहा है ये कि मार्केट क्या है इस समय। देखिए, लो आज का 24,679, हाई आज का आपका 24,984। तो मतलब 300 पॉइंट की रेंज है निफ्टी में आज। ठीक है, 300 पॉइंट की रेंज इमीडिएटली पोस्ट बजट कोई बहुत बड़ी नहीं मानी जाएगी। 1%, 1.25% हो गया, वो पार फॉर द कोर्स है। लेकिन सच बताऊं तो अभी भी मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत असमंजस है। निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी नीचे है, मिड कैप और ज़्यादा नीचे है। हालांकि अब पिछले कुछ मिनटों में ज़रूर सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी एटलीस्ट वो लाइन तो वर्कआउट कर ही रही है कि बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और मिड कैप्स थोड़े ज़्यादा गिरे हैं रिलेटिवली। सोने और चांदी एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब है। ये आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 1:2.5 के करीब का है। इंडिया विक्स अभी भी ऊपर है, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में इंडिया विक्स नीचे आया है, ये अच्छी बात है। तो थोड़ा सा, लेकिन जो कंफर्ट लेवल है उसके अभी भी ऊपर है। और क्या हुआ है, सोने और चांदी में ज़बरदस्त उठापटक, ये एक और बड़ी चीज़ मार्केट के लिए। ऑटोज़ में अच्छी पाएंगे आज। मेरे ख्याल से मेरे लिए जो सबसे कंफर्टिंग चीज़ रही, क्योंकि सुबह हमने इसकी बात की थी कि ऑटोज़ जो है ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब एक वापस री एंट्री का मौका आ गया है। और सुबह की रैली फेल हुई, लेकिन उसके बाद जो मिड मॉर्निंग के बाद जो रैली आई वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और एक आध चीज़ और, ट्रेंट ने आज फिर 52 वीक लो लगा दिया। तो काफ़ी वीक स्टॉक्स हैं जहाँ पर प्रॉब्लम चले जा रही है। अदरवाइज ठीक है मार्केट।
ओके मार्केट फिलहाल तो ठीक आपने कहा, और कुछ चुनिंदा स्पेसेस भी बताए जहां पर बाइंग नजर आ रही है। हालांकि दिक्कत है कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स में, उसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम। लेकिन रिकवरी निफ्टी ने दिखाई, बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ, लेकिन ब्रेथ खराब है मार्केट की। सर सवाल यही कि जो रिकवरी आज के सेशन में निफ्टी में देखने को मिल रही, बैंक निफ्टी ने भी कोशिश की है, हालांकि पहले तो बहुत ही खराब नजर आ रहा था, लेकिन ब्रेथ में कोई रिकवरी नहीं है। तो टेक्सचर बड़ी बड़ी तस्वीर क्या नजर आ रही है मार्केट की? जैसे आपने कहा भी ठीक है, तो यहाँ से ये जो रिकवरी है कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम में? बिल्कुल। मैंने कहा कि मार्केट ठीक है ना। आपने पिक्चर देखी धमाल? धमाल जी देखिए मैंने। उसमें वो कहता है कि विजय राज उनको कहता है कि आपका एक इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है। तो कहता है थैंक गॉड चलिए दूसरा इंजन चालू है। बोले नहीं वो चालू क्वालिटी का है। तो अभी क्या है कि मार्केट में ठीक है, मतलब ठीक ही है क्या, मतलब अच्छा नहीं है। तो सेल ऑन रैली का टेक्सचर है, लेकिन सेलिंग कहाँ करनी है? देखिए अब मार्केट में आपको दिन में एक अच्छी ट्रेड चाहिए होती है। वो एक ट्रेड आज सुबह मिली जब हमने सुबह बात की थी कि अगर जहाँ पर भी ये पहली रैली फेल हो वहाँ पर बेचें और एक फर्स्ट आवर के हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। हाँ। वो प्ले आउट हुई, हम वहाँ से 24,680 तक गए। बिल्कुल उसके बाद एक इंट्राडे में रैली प्ले आउट हुई, अच्छी बात है ये। मेरा रिस्क ये है कि जहाँ पे भी रैली फेल होगी वहाँ पर फिर एक सेलिंग का रिस्क आएगा। अच्छा अब मुझे लग रहा है कि बजट को तो आप भूल जाइए, खत्म हो गया बजट। अब दूसरा बड़ा रिस्क हो रहा है ग्लोबल मार्केट का। और ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी, आप चांदी की वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, एक एक टिक में किस तरीके से चांदी, मतलब वो और सोना मतलब 15% था, अब 10% रह गया। अब इंटरनेशनल में 72 तक गए, वापस 78 आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ग्लोबल मार्केट, कोरिया मार्केट 5% नीचे है। ऐसे में एक रिस्क ओपन हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स के गिरने का, और अगर ऐसा हुआ तो हम भी गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गिरेंगे। तो जहाँ पे भी रैली फेल हो, बीच बीच में रैली बड़ी आएंगी, लेकिन बीच बीच में रैली बड़ी आएंगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पर रैली फेल हो वहाँ पर बेचें और स्टॉप लॉस लगाएं उस हिसाब से। देखिए निफ्टी में कल के लो के टूटने का रिस्क बहुत हाई है। मैं अभी भी ये बात मेंटेन करूंगा। मेरा व्यू तभी नेगेटिव होगा जब आप 25,450 के ऊपर निकल कर ट्रेड करने लगेंगे। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक मेरा व्यू ये है कि अभी भी कल का लो टूटने का रिस्क है। हो सकता है और 2-3 दिन ना टूटे, उसके बाद टूट जाए। और मिड और स्मॉल कैप में दर्द है अभी भी। कुछ दिन चाहे तो ट्रेडिंग बंद कर दें, और बहुत थक गए हो तो कहीं घूमने चले जाएं, है ना। मतलब दो में से एक चीज़ कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग अभी ना करें। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है, सपोर्ट है आपका 24,700 से 24,800 पर, और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,500 से 24,600 के बीच में। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 24,950 से 25,050 के बीच, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 25,050 के ऊपर ही, मतलब मुझे लग रहा है कि एक डिसेंट रैली आएगी। आप 25,050 के ऊपर निकल के ट्रेड करने लगे तो शायद 400-450 तक वापस आएंगे, जहाँ मुझे लग रहा है कि इस मार्केट का असली टेस्ट होगा, जो हम 2 बार फेल हुए हम। 450-500 के ऊपर अगर आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो मतलब वर्स्ट इज ओवर, तब एक कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। बैंक निफ्टी पर कुछ दिनों के लिए लेवल तलाशने दें। अभी कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं है मेरे पास, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ट्रेड नहीं है बैंक निफ्टी में। देखिए जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं और इतनी बड़ी, हालांकि आज रेंज जो हमने सुबह बात की थी, एक बेसिक व्यू था कि 57,500 से 58,500, मतलब 57,500 से 59,000, वो एक रेंज है। एक रेंज को मेंटेन कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन जस्ट उस रेंज में घूमने से क्या होगा, उसमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स आ रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस टारगेट आप कहाँ लगाएंगे? तो थोड़ा सा वो टफ है बेसिकली। राइट, बैंक्स पर ही आपने कमेंट्री खत्म की सर। सवाल दूसरा मेरा बैंक्स पर ही है। आपने कहा दिक्कत तो है बैंक में, राइट। प्राइवेट बैंक देखिए बैकफुट पर, आधा फीसदी ज्यादा गिरा। पीएसयू बैंक भी चल रही है, दमखम नजर नहीं आ रहा। सर क्या तकलीफ है यहाँ पर, क्यों गिर रहे हैं? क्या अर्निंग्स में कुछ ऐसा था, ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी और एनबीएफसी स्टॉक्स क्यों फिसले, हालांकि अब रिकवरी आ गई है। जो बजट में ग्रॉस बोरोइंग बढ़ाई गई है, 17.2 लाख करोड़ की गई है, वो 16.3 से 16.5 लाख करोड़ की जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो ये एक नंबर 1 रीज़न है यहाँ पर। इससे होगा क्या श्रेया? जो अगर आप बोरोइंग ज़्यादा लेंगे, अगर आप सरकार ज़्यादा बोरोइंग करेगी, तो उससे जो G-Secs हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बेसिकली उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो वो आपके लिए एक रिस्क बनेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो सरकारी बॉन्ड्स हैं उन पर यील्ड बढ़ेगी, उससे बैंकों का जो ट्रेजरी प्रॉफिट है वो बेसिकली कम होगा, उस पर एक इम्पैक्ट आएगा। और
यील्ड बढ़ने से अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसी जो हैं इनकी भी थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी बेसिकली। और इससे होगा क्या कि जो आपके अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उन पर जो मार्जिन्स हैं वो थोड़ा सा घटने की एक बेसिकली एक आशंका रहेगी। तो ये 4-5 कारण हैं बेसिकली जिसकी वजह से आज आपने बैंक्स और एनबीएफसी में इस तरीके का प्राइस एक्शन देखा है। और अगर आप स्टॉक्स देखें फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक देखिए आप जरा एक बार किस तरीके से आज नीचे आया है, तो वहाँ पर क्लियरली आज काफ़ी प्रेशर है। राइट, एनबीएफसीज और बैंक्स क्यों थोड़ा फिसल रहे हैं, हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी देखी हमने लेकिन उतनी टिकाऊ तो है नहीं, तो ये कारण समझा। हमने निफ्टी पर बात कर ली सर, बैंक निफ्टी पर चर्चा कर ली, लेकिन ब्रेथ देखें आप काफ़ी ख़राब। अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करें, स्मॉल कैप मिड कैप्स में? देखिए इशू क्या है कि इस समय जिस समय बात कह रहा हूँ बार बार, हम एक बेरिश मार्केट में हैं। हम एक आउट एंड आउट बेयर मार्केट में नहीं है, हम एक बेरिश मार्केट में हैं। इसमें स्टॉक सिलेक्शन बहुत क्रूशल होगा, टाइमिंग बहुत क्रूशल होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ एक चीज़ को कि टाइमिंग करना आना चाहिए आपको। अगर आप सिल्वर ईटीएफ में पिछले हफ्ते आ गए तो बंटाधार हो गया आपका। अगर आपने मेटल्स पिछले हफ्ते ले लिए तो फिर आप गए, लेकिन अगर आप 3 महीने से हैं तो फिर भी आप उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए एक चीज़ क्लियर है, जहाँ पर ट्रैक्शन है नंबर्स का या फिर सेल्स वॉल्यूम्स वगैरह का, वहाँ मोमेंटम है। मिड कैप नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नेस्ले जैसे फॉर एग्जांपल। नेस्ले के अच्छे नंबर्स आए, जीएसटी कट का क्लियर कट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आपको। स्ट्रीट ने अच्छे से रिवॉर्ड करा है इसको। नेस्ले देखिए इकलौता स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई के करीब है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अगर आप एफएनओ की बात करें तो आज देखिए जीएमआर एयरपोर्ट है, हिटाची एनर्जी, ऐसे ऐसे कई स्टॉक मिल जाएंगे आपको जहाँ पर मोमेंटम अच्छा भी है। लेकिन अगर आप का दांव गलत फैंट, जैसे अब भारत डायनामिक्स है, अब क्या हो गया इसमें ऐसा एकदम से, अब कल भी गिरा था, ये परसों भी गिरा था मेरे ख्याल से, और आज भी 7% नीचे। तो आईएक्स एक और एग्जांपल है। अब आई थिंक पता नहीं वो पावर कपलिंग वाला मामला कहाँ जाके बैठा, वो जनवरी तो खत्म हो गई पूरी की पूरी, कोई डिसीजन नहीं आया, 120 पर आ गया। तो स्टॉक स्पेसिफिक है इसमें यहाँ पर पूरा मामला। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम है। चलिए आपने स्टॉक्स की बात की है तो मैं आज के कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स और फैसिलिटी स्टॉक्स की बात हो जाएगी, उसके बाद फिर श्रेया के पास चलेंगे। रफ्तार का घोड़ा स्टॉक्स में सबसे पहले ऑब्वियसली आएगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में आज अच्छी खासी तेज़ी है। और जनवरी के बिक्री के आंकड़े, एक्चुअली आंकड़े कल आए थे, कल मुझे लग रहा था कि स्टॉक चलेगा अच्छा, लेकिन कल ऑब्वियसली मार्केट पूरा गिरा तो उसके साथ साथ ये भी गिर गया। लेकिन आज वो मोर और लेस उसने पूरी रिकवरी दिखा दी उसके हिसाब से। दूसरा है पावर ग्रिड। आई थिंक पावर ग्रिड में आज बहुत ही शानदार मूव आया है और अब तो मेरे ख्याल से 6% के करीब स्टॉक हो गया ऊपर। जी हाँ, 6% ऊपर है। अब तो निफ्टी का टॉप गेनर बन गया ये। इन्होंने केपेक्स पर कॉन कॉल में कुछ टिप्पणियाँ की और FY26 के लिए 28,000 करोड़, 28,000 नहीं है, 28,000 करोड़ होगा 28,000 तो बहुत कम अमाउंट होता है। 28,000 करोड़ के कैपेक्स का लक्ष्य दिया, तो इस वजह से यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आई। और GMR एयरपोर्ट, यहाँ बजट में जो सरकार ने एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत दी, एयरक्राफ्ट, इंजन, स्पेयर पार्ट, इन पर कस्टम ड्यूटी खत्म किए, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इनके लिए पॉजिटिव है। तो ये एक और रीज़न है कि यहाँ पर आप अच्छा मूव देख रहे हैं। फिसड्डी स्टॉक्स में आते हैं। सबसे पहले टाटा सिल्वर ETF। आई थिंक ETFs में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी में होता है क्योंकि इसकी यूनिट साइज़ 1/10 है, तो इसके लिए बाकी सब ETFs 220-225 के हैं, ये 22 रुपये का है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर होता है। बट दोपहर से सर्किट डाउन सर्किट पर लगा हुआ है और बाकी के ETF भी गिरे हैं, लेकिन ये ज़्यादा गिरा है क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब लोग ले रहे थे सबसे ज़्यादा प्रीमियम यहीं पर था, इसी वजह से चला भी जाता था, तो इस वजह से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली टाटा सिल्वर ETF आएगा रेडार पर। उसके अलावा भारत डायनामिक्स, यहाँ पर 2 कारण हैं। एक तो डिफेंस स्टॉक्स में ओवरऑल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है और दूसरा कंपनी के नतीजे भी कमज़ोर थे, तो आई थिंक उसकी वजह से ये थोड़ा सा एक मूव देख रहे हैं आप। और फाइनली ऑयल इंडिया, आई थिंक अगेन टाइमिंग मैटर्स। ऑयल इंडिया में एक अच्छी रैली आई, लेकिन अब क्रूड प्राइस वापस $65 पर आ गए और कुछ समय में हो सकता है वापस 60 पे भी आ जाएं क्रूड के प्राइसेस, तो पूरी की पूरी रैली कोलैप्स होने का रिस्क रहेगा, तो इसकी वजह से ये स्टॉक गिरा। चलिए अब श्रेया आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में।
ठीक है, तो सर आपने स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर ही ली है, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स का शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी होती हुई नज़र आई है आपके स्क्रीन पर आएगा। और पावर ग्रिड की चर्चा हो रही थी अभी। एक तो बजट में पूरे एनर्जी स्पेस को लेकर जो अनुमान आए हैं वो उसने इस पूरे सेक्टर को बूस्ट किया है। साथ ही पावर ग्रिड के जो कॉन कॉल में बातें कही गई कैपेक्स को लेकर वो अच्छा लगी है। 6% अप। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल नंबर्स अच्छे, तो पूरा ऑटो स्पेस फोकस में है। 4.5% ज़्यादा की तेज़ी ये दिखा रहा है। एफएमसीजी पैक की चुनिंदा स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी। नेस्ले का जिक्र हो ही रहा था। टाटा कंज्यूमर देखिए 3% अप है, शुरुआत से ही अच्छी तेज़ी। इसके अलावा पूरा एनर्जी पैक, प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज, डीएमआर एयरपोर्ट्स की चर्चा की। एरोस्पेस में बजट को लेकर जो ऐलान हुआ उसने सेंटिमेंट बूस्ट किया। और साथ ही रियल्टी पैक में भी आज अच्छी खरीदारी। लोधा डेवलपर्स 0.4% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन बैकफुट पर है। श्रीराम फाइनेंस पूरा फाइनेंशियल सर्विस स्पेस जो है उस पर डेंट पड़ा है, तो 5% ये नीचे है। मैक्स हेल्थ केयर देखिए टूट गया। सिप्ला 2% से ज़्यादा नीचे। और एक्सिस बैंक में भी मुनाफा वसूली 2.5%। बैंक्स और एनबीएफसीज कमज़ोर, और वो कारण भी हमने समझे। डिफेंस पैक में मुनाफा वसूली बीडीएल के नंबर्स पे अच्छे नहीं, इसलिए 7% टूटा। हुड को 5%। केन्स टेक में देखिए यहाँ पर गिरावट फिर से। और आईएक्स भी लगभग 4% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, अपर साइड और डाउन साइड, ये हमने समझ लिया। लेकिन इस पूरे शो में क्या कुछ होगा, कार्यक्रम में क्या क्या है, वो समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गब्बा, मानस जायसवाल, प्रकाश गब्बा, राजेश पालविया, शिल्पा राव, सोमिल मेहता, जतिन गेड़िया और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको जीएमआर एयरपोर्ट्स में तेजी क्यों है। 2:20 पर होरमास फटाके आपको बताएंगे कि पीएसयू में कहां से हो सकता है विनिवेश। 2:30 बजे मनीषा गुप्ता बताएंगे आपको गोल्ड सिल्वर में इतनी गिरावट क्यों जारी है। 2:45 पर बजाज फाइनेंस के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे गौरव ज्वलकर, और अदानी पोर्ट्स के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे तिनमोता। साथ ही वरुण बेवरेजेस के नतीजों का अनुमान बताएंगे आपको आशीष चतुर्वेदी। साथ ही 2:50 पर बजट और बाजार पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कार्निलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पे एनर्जी से कल स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए पैनल को दिखाइए जरा हमारा। और पैनल तैयार है, और पैनल में बहुत दिनों के बाद शिल्पा जी दिखाई दे रही हैं। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून ना। क्या ये 2 महीने का वनवास था? कितना लंबा वनवास था ये? कहाँ थी आप? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा फैमिली कमिटमेंट, थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गया था, तो इसके लिए आई हैड टू टेक, बट नाउ इट्स ओके। अभी सब ठीक है? हेल्थ वेल्थ? या ऑल ओके। ओके, चलिए हेल्थ और वेल्थ दोनों ओके होने चाहिए। बाकी ट्रेड्स तो आती जाती रहेंगी। इस समय की ट्रेड आपकी? अभी के लिए लॉन्ग साइड में आयशा मोटर्स पे ध्यान है। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 6974 पे। आप यहाँ पे 6930 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा टूवर्ड 7050 और उसको एक्सटेंड करके आप 7100 तक के मूव के लिए भी आप इसमें बेट कर सकते हैं। ओके, शिल्पा जी को आयशर मोटर्स पसंद आ रहा है। बाय द वे शिल्पा जी वेलकम बैक, और आपकी सेहत अच्छी रहे यही कामना है। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं अभी? गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अच्छा बेस बना हुआ है करीब 5-6 दिनों का। उसके बाद आज पहली बार एक अपमूव मिला है। ट्रेड करा है 3563, स्टॉप लगाएंगे 3535 का। और मेरे ख्याल से टारगेट भी रीजनेबल है 3600। 1:1 स्लाइटली मोर देन दैट। सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये हो गई गाबा सर की पिक। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी अगेन निफ्टी ऑटो में ही मुझे लग रहा है अच्छा स्ट्रेंथ है, तो टीवीएस मोटर के साथ ही जाना चाहूंगा। काफी अच्छा मोमेंटम में था स्टॉक, अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापस इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल के आसपास बाय करने की सलाह है 3635 के आसपास। स्टॉप लॉस 3598 के आसपास रहेगा। 3710 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एक्सेलेंट चार्ट है, मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक में कैरी रहना चाहिए। ऑटो स्पेस से दूसरा स्टॉक ये टीवीएस मोटर पसंद आ रहा है अरुण जी को, खरीदारी की राय। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक बताएं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी JSW एनर्जी ऑन द शॉर्ट साइड। JSW एनर्जी में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड है, जो हमने लास्ट 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में एक बाउंस देखा। 10 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा शार्प मूव्स नीचे आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। टारगेट होंगे 415 पर,
और स्टॉप लॉस होगा 462 पर। चलिए, ये हो गई JSW एनर्जी पे कॉल। जतिन के पास चलते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो ऑयल एंड गैस स्पेस में से आईओसी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 20 वीक के एवरेज को सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। डेली चार्ट्स के ऊपर एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि जो फॉलिंग ऑयल प्राइसेस है उसका ओएमसीज के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। 159 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 167 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, आयुषी जतिन जी की यहाँ पे खरीदारी कराई, बाकी सब बाई कॉल है, बस एक सेल कॉल आई है। एक रिकैप, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। आयशर मोटर्स, शिल्पा जी ने ये पसंद किया है ऑटो स्पेस से, अच्छी तेजी पूरे ऑटो स्पेस में। 7100 के टारगेट देख रही है वो, 6930 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई। गावस्कर कह रहे हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज उनको अच्छा लग रहा है, चार्ट्स पे 3600 तक जा सकता है स्टॉक और 3535 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने कहा है कि टीवीएस मोटर में पैसे बन सकते हैं, चार्ट्स दमदार हैं तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 3710 के टारगेट है, 3598 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी ने कहा है कि JSW एनर्जी चार्ट्स पे काफी वीक है और गिरावट हो सकती है तो बिकवाली कीजिए। 415 के नीचे के टारगेट है, 462 का स्टॉप लॉस लगाना है। और जतिन जी ने आईओसी पर अपना दाव लगाया है ऑयल एंड गैस स्पेस से और लगता है कि इनको ये पैसे बना के देगा, तो 167 के टारगेट हैं, 159 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका, ये समझ लेते हैं शरद अवस्थी जी से। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, इन्वेस्टमेंट आइडिया आपका। गुड आफ्टरनून। हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया होगा आईटीसी। काफी डिसेंट करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी देख ली है और आगे चल के अभी उम्मीद कर रहे हैं कि एफएमसीजी बिजनेस में मार्जिन अपटिक दिखना चाहिए। प्लस अगले साल थोड़ी बहुत लीफ प्रोक्योरमेंट में भी उनको कमी आनी चाहिए कीमतों में, टोबैको लीव्स में, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। प्लस अभी बहुत ज्यादा नर्वसनेस है ये टैक्सेस को लेके कि इसका डिविडेंड, इसका डिमांड पे इम्पैक्ट कितना सीवियर होगा। हमारा ये मानना है कि सिंगल्स में ये जनरली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हम ये मान रहे हैं कि इतना इम्पैक्ट सीवियर नहीं होगा और एफएमसीजी में इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिलनी चाहिए, मार्जिन पे इम्प्रूवमेंट, रैंप अप वगैरह देखने मिलना चाहिए, डिजिटल में जो स्केल अप हो रहा है उसका फायदा दिखना चाहिए। टोटल डीमर्जर के बाद एसेट एलोकेशन में भी क्या, कैपिटल एलोकेशन में भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। तो हमें लगता है सारी चीजें पॉजिटिव है, पेपर वगैरह तो स्टडी परफॉर्म कर ही रहे और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन रीच वगैरह है, तो हमें लगता है अगले साल कंपनी नॉर्मली 19 से 20 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। 25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आईटीसी और 4-4.5% जैसी डिविडेंड यील्ड भी है करेक्ट प्राइस में। ओके, आईटीसी। शरद जी, गुड आफ्टरनून। शरद जी, एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे भारत डायनामिक्स पर। खराब नंबर्स आए थे कंपनी के, उसके बाद गिरा था, लेकिन क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर अब? देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि टेम्पोररीली यहाँ पे एग्जीक्यूशन के थोड़े इश्यूज इस क्वार्टर नजर आए हैं, प्लस वैल्यूएशन भी जिस लेवल पे है, कितना लगभग शायद 80-90 टाइम, 80 या 70-75-80 टाइम ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो ये ऐसे वैल्यूएशन पे आपको बहुत ज्यादा गलत पड़ने की गुंजाइश कम रहती है। बट लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से अगर आप 2 साल के बियॉन्ड का व्यू लेके चल रहे 3 से 5 साल, तो मेरे हिसाब से बीडीएल में कोई ऐसा आपको नुकसान वाली चीज नहीं है। बट इन काउंटर्स में आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीच बीच में ऐसे फेजेस आएंगे जहां एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं होती है और थोड़ी वैल्यूएशन पे फ्रॉथ रहती है, तो करेक्शंस भी काफी स्टीप आएंगी। लेकिन मेरे हिसाब से डिप्स को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। अगले 30% करेक्शन अगर आपको मिलती है उस पीरियड में स्टैगर करके हर 10% पे 30% एलोकेट करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अभी भी पॉजिटिव है। हो सकता है इस प्राइस से 1-2 साल में पैसे बनाना मुश्किल हो, जो व्यू मैं काफी टाइम से कैरी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 2-3 साल से ज्यादा का व्यू, आइडियली 5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से अभी भी बहुत डिसेंट पैसा बनेगा। और डिफेंस में अभी हम जो टॉप बेट्स पे फोकस कर रहे हैं वो VML और HAL है। ओके, भारत डायनामिक्स यहाँ पे भी पैसे बन सकते हैं, तो ठीक ठाक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरीज की भी इंटैक्ट है। हेल भी पसंद आ रहा है स्पेस से शरद जी को, तो ये पर्टिकुलर काउंटर भी रहेगा रडार पर। अच्छा, एक बार लेकर आइए GMR एयरपोर्ट स्क्रीन पर, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है ये पर्टिकुलर काउंटर और 4.5% ज़्यादा की तेज़ी इनफैक्ट देखने को मिल रही है। लेकिन कारण समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या स्टॉक में जो इस कदर तेज़ी, इसके बाद टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे कि करना क्या है। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए GMR एयरपोर्ट्स अच्छा करता हुआ कारण।
गुड आफ्टरनून। बिल्कुल 4-4.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली और स्टॉक काफ़ी डिस्कस्ड है। लगातार हम इसके ऊपर अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब दरअसल आप देखें तो बजट में एक पॉजिटिव चीज़ ये निकल कर आई कि बेसिक कस्टम ड्यूटी रिलीफ मिला है रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स पर, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट और साथ में अगर आप देखें तो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल, यानी इसे हम MRO कहेंगे, इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर कस्टम ड्यूटी का रिलीफ देखने को मिला है और इसी के चलते अगर आप देखें तो ये स्टॉक के लिए बड़ा पॉजिटिव है। मैं देख भी रहा था कि डेटा सजेस्ट करता है कि भारत में ज़्यादातर ये MRO एक्टिविटी है विदेशों में करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कस्टम ड्यूटी के रिलीफ के बाद से आप देखें तो स्पेस थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाएगी। और साथ में आप देखें तो GMR एयरपोर्ट्स के पास ऑलरेडी हैदराबाद में एक फैसिलिटी है जहां पर इनका इनॉग्रेशन थोड़े समय पहले हुआ है और MRO की जो एक्टिविटी है ये करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ और भी ट्रिगर्स ऐसे हैं जो स्टॉक में और तेजी को फ्यूल कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि FY26 बहुत की मॉनिटरेबल रहेगा। मुनाफा इस बार दर्ज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वैसे तो कंपनी के पास कई जगहों पर लैंड बैंक से मैं देख रहा था, लेकिन खास इनका एक आंध्र में है और एक नागपुर में है और इन लैंड बैंक्स पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि डेटा सेंटर्स की एक्टिविटी भी शुरू कर जाए और वहाँ पर भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन देखने को मिला है। अब टोटल अगर आप देखें तो यूटिलिटी पावर से एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है एक पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ, और जो इनका नॉन एरो बिजनेस है एबिटा, जहां पर काफ़ी अट्रैक्टिव है 18 से 20% के, ये मार्केट को पसंद आ रहे हैं और इस सेगमेंट में ग्रोथ भी आपको डबल डिजिट देखने को मिलेगी और इन्हीं कारणों के चलते आप देखें तो स्टॉक 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। राइट, शुक्रिया आशीष कारण समझाने के लिए। GMR एयरपोर्ट्स एक तो पूरा एरोस्पेस के लिए जो बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं कस्टम ड्यूटी रिलीफ को लेकर, उसने बूस्ट किया और नंबर्स भी जैसा कि आपने पेश किए अच्छे लग रहे हैं। लेकिन चार्ट्स पे कैसे संकेत, अरुण कुमार मंत्री जी आप बताइए। 110 तक गया था ये स्टॉक, 100 का जो लेवल था काफ़ी हर्डल माना जा रहा था, उसको ब्रीच तो किया, लेकिन अब 93 पे है। फिर करना क्या चाहिए यहाँ पर? दमखम नजर आ रहा है आपको? देखिए शायरी मेजर मूविंग एवरेजेस के आसपास है, 90 से 90 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर रिवर्स होता है यहाँ से तो 98 99 तक ये स्टॉक जा सकता है। बुलिश मोमेंटम फिलहाल मिसिंग है पर ओवरऑल कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। लॉन्ग पोजीशंस अगर किसी की है तो 89 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मैक्सिमम मुझे लग रहा है 99 से 100 के आसपास तक के टारगेट ऊपर में आ सकते हैं। तो एक प्रॉपर कंसोलिडेशन में है, स्टॉक में कोई बेरिशनेस नहीं है, फिर भी 89 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए ये हो गई बात GMR एयरपोर्ट्स की। अब आते हैं एक और टॉपिक पर। सरकार ने बजट में डिसइन्वेस्टमेंट से 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का एक बड़ा टारगेट रखा है। कई कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे भी ला सकती है। हॉर्मास से जानते हैं कि कहाँ कहाँ वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून, बताइए जरा। गुड आफ्टरनून। और कल विनिवेश सचिव से जब हम बात कर रहे थे बजट के बाद, तो उन्होंने कहा कि इको सर्वे में जो ये बात रखी गई थी कि सरकारी कंपनियां जो है जिसमें सरकार का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें से वो घटाकर 26% तक भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, ये बात उन्होंने एक कही थी। तो और ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल, तो हम ने भी ऑल ऑप्शंस एनालाइज करने की कोशिश की है, जिसमें हमने 84 ऐसी सरकारी कंपनियों का आकलन किया है और इस एनालिसिस में हमने उन कंपनियों को भी शामिल किया है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 75% से कम है और जिसमें दूसरी सरकारी कंपनियां एक सरकारी कंपनी की प्रमोटर है, ना सिर्फ कि सरकार एक डायरेक्ट प्रमोटर है। तो इन सभी कंपनियों का हमने आकलन किया और इससे हमें यह पता चला कि इन 84 कंपनियों में से अभी भी 9 कंपनियां ऐसी है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 90% से ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 10 कंपनियां ऐसी है जिसमें से 75 से 90% हिस्सेदारी है और दूसरे ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसकी हिस्सेदारी 26 से 75% के बीच में है। ज़्यादातर कंपनियां इसी ब्रैकेट में शामिल है। अगर हम आगे चले तो 26% का जो हिस्सा है उससे अतिरिक्त जो जितना हिस्सा निकल कर आता है इन सभी कंपनियों का, उसका सम टोटल अगर हम देखें तो लगभग 27.5 लाख करोड़ का आंकड़ा निकल कर आता है। ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से हमने ये आंकड़ा निकाला है। और अगर हम इसे स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा अगर जो कंपनियां हैं उसमें 5 ऐसी कंपनियां जिसमें उसकी स्टेक की वैल्यू उससे ज़्यादा है। 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच में 12 ऐसी कंपनियां हैं। 14 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 25 से 50,000 करोड़ की वैल्यू इस अतिरिक्त सरकारी हिस्से की निकल कर आती है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग के प्रोस्पेक्ट्स कहां हैं? सबसे बड़ा तो है LIC।
भले ही शेयर 1200 से 800 तक आ गया हो, लेकिन सरकार की अभी भी इसमें 70% अतिरिक्त हिस्सेदारी है। अगर हम 26% से देखें तो उसकी कुल वैल्यू फिलहाल 3.5 लाख करोड़ की है। एसबीआई की वैल्यू 2.25 लाख करोड़ की है। एचएएल, कॉनकॉर, ओएनजीसी, ये वो 5 कंपनियां हैं जिसमें सरकार के जो अतिरिक्त हिस्सा है 26% से ज़्यादा, उसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें एक और ऑप्शन है, एक और स्टॉक ऐसा है जिसकी हम बात करना चाहते हैं, वो है आईआरएफसी। वो इसलिए क्योंकि 4 साल हो गए इस कंपनी को लिस्ट हुए, अभी तक ये स्टॉक जो है सरकारी हिस्सा अभी भी मिनिमम शेयर होल्डिंग से कंप्लायंट नहीं है। 86% हिस्सेदारी है सरकार की, और अगर हम इसे 60% अतिरिक्त हिस्सा मानकर चले तो ये 89,000 करोड़ रुपए तक का है। जबकि स्टॉक जब अपने पीक पर था तब यही हिस्सा लगभग 2 लाख करोड़ का था, क्योंकि अब शेयर जो है अपने पीक से 55% गिर चुका है। तो ये ऐसे भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस इन सरकारी कंपनियों में मौजूद है। हालांकि विनिवेश सचिव ने कहा तो है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, लेकिन इन ऑल ऑप्शंस को रियलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा इक्विटी बेस्ड डाइवेस्ट करना है। जैसे हमने देखा कि 9 कंपनियां हैं जिसमें 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। काफ़ी सारे छोटे PSU बैंक्स हैं, उनका कंसोलिडेशन हो सकता है। काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, मूविंग पार्ट्स है। और एक बात यह है कि काफ़ी लंबा पीरियड होता है विनिवेश का। हम IDBI बैंक का विनिवेश पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, जिसकी संभावना शायद इस वर्ष पूरी हो। और एक सवाल ये उठकर आता है कि क्या डिफेंस और रेलवेज जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में क्या हम किसी और की हिस्सेदारी को शामिल करना चाहेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये विनिवेश की प्रक्रिया कितनी आगे जाती है, क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी वर्षों में विनिवेश के टारगेट सेट किए गए हैं वो अब तक मीट नहीं हुए। इस वर्ष देखते हैं FY 27 में ये 80,000 करोड़ का टारगेट मीट होगा या नहीं होगा। शुक्रिया हरमास। तो ये बात हो गई कुछ PSUs की। शरद जी, आपका क्या व्यू होगा? कोई PSU कंपनी जो आपको लग रहा है कि इस समय अच्छे वैल्यूएशन पर या एक सेंस बनती है बाय करने के लिए? PSU में हम लोग को LIC तो बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है वहाँ पे एक वैल्यूएशन कैचअप प्ले करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि LIC की अगर आप एम्बेडेड वैल्यू के कंपैरिजन में एम्बेडेड वैल्यू वाइज वैल्यूएशन देखें तो सबसे सस्ती है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं वो काफी महंगी ट्रीट कर रही हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक सब्सटैंशियल कैचअप प्ले करने की जरूरत है। तो बड़ी कंपनीज में LIC तो हमारी प्रेफर्ड चॉइस है। जनरली भी इंश्योरेंस में हमारा मानना है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए इंडिया में। और जैसे जैसे ये प्राइवेट हिस्सेदारी और बढ़ती है LIC में, मेरे हिसाब से ऑलरेडी हमने नॉन पार की तरफ उनका फोकस वगैरह देखा है। तो आने वाले टाइम में और इम्प्रूवमेंट यहाँ से देखते हैं। तो मिनिमम अगर 1.5 के आसपास की एम्बेडेड वैल्यू में भी ट्रेड करता है तो 1500-1600 तक के टारगेट से आप बच सकते हैं। तो LIC प्रेफर्ड चॉइस रहेगी बड़ी PSU कंपनी। ओके, PSU कंपनीज में LIC ज़्यादा अच्छा लग रहा है शरद जी को, तो ये काउंटर रख सकते हैं आप रेडार पर। अच्छा, एक बार लेकर आइए प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज। जब FNO में शामिल हुए थे ये स्टॉक्स तो काफ़ी पिटाई हुई थी इनकी, लेकिन अब जिस कदर बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं एनर्जी स्पेस को लेकर और उसमें हिस्सा काफ़ी, पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों स्टॉक्स की, तो उस खबर के बाद चलता हुआ नजर आ रहा है। शिल्पा जी, आफ्टर FNO इंक्लूजन काफ़ी डेंट पड़ा इन स्टॉक्स में, लेकिन अब खबर के बूते चलता हुआ, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? टिकाऊ नजर आ रहे हैं ये जो जिस तरीके से तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है? जी बिल्कुल श्रेया, इनफैक्ट प्रीमियर एनर्जीज और वारी दोनों में भी एक अच्छा खासा ऑप्शन चेन भी बन रहा है। अगर आप प्रीमियर की बात करेंगे तो 745 760 तक ऑन इमीडिएट बेसिस आप इसमें एक बाई साइड देख सकते हैं। थोड़ा एक्सटेंडेड में भी 800 820 एज वेल। वारी में मुझे लगता है कि 2850 से लेकर 2900 तक का भी एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। बहुत अच्छे लेवल्स पे अभी भी बेस है। 2700 2720 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस भी है, तो इसको आप स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाकर इसमें आपकी जगह लॉन्ग बने रह सकते हैं आप। ये हो गया वारी एनर्जीज पर एक व्यू। चलिए काम करते हैं, कैश कॉल ले लेते हैं। कैश कॉल लेंगे हम गाबा सर से, सोमिल जी से और अरुण जी से। गाबा सर बताइए कैश कॉल। मेरे ध्यान, गुड आफ्टरनून टू यू। ध्यान है गोदरेज एग्रो पर। अच्छा बेस बना है, काफी गिरावट हुई है, तो बाउंस होने की जगह तो अच्छी है। ट्रेड करा है 549 पर गोदरेज एग्रो। 540 का स्टॉप लगाएंगे 9 रुपए का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 570 गोदरेज एग्रो। अच्छी जगह है आपको उनकी अगर करना है तो। गोदरेज एग्रो ये पसंद आ रहा है गाबा सर को कैश में। सोमिल जी, आपको क्या पसंद आ रहा है? कैश में मैंने चुना है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज लास्ट 2 हफ्तों में हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू कर दिया है।
अच्छे मोमेंटम में ऊपर की तरफ। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अच्छा मूवमेंट हो सकता है ऊपर तक टिल 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। इस समय 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक मूव ऊपर शुरू किया है। जो स्टॉप लॉस होंगे वो अराउंड 360 पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में जो टारगेट होगा वो 395 का होगा। ओके अरुण जी बताइए आपने क्या पिक किया कैश मार्केट कॉल्स में? अनुज जी अगेन मुझे लग रहा है जिन स्टॉक में स्ट्रेंथ है उनमें निफ्टी आईटी में भी मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम है, तो ई क्लर्क्स में खरीदारी की सलाह है। 4785 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें एक प्रीएम्प्टिव बाई रहना चाहिए। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसमें नजर आ रहा है, तो 4890 तक के टारगेट के लिए ई क्लर्क्स को बाई करें। 4739 का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली मुझे लग रहा है 4900 तक के टारगेट इसमें आ सकते। ओके शरद जी नेस्ले पे क्या व्यू होगा? आपने नंबर्स देखे होंगे, क्या अपडेट यहाँ पर? जनरली देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट खोजना तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है नेस्ले में अभी भी, लेकिन थोड़े नंबर्स इस क्वार्टर अच्छे आए और मुझे लगता है अर्बन कंजम्पशन में भी आपको बूस्ट दिखना चाहिए आने वाले समय में भी, तो वो इम्प्रूवमेंट शायद जारी रहेगी। तो जब तक अपग्रेड साइकिल रहता है तब तक हो सकता है थोड़ी और अपमूव मिले, बट वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेच लगता है मुझे। जिस हिसाब की वैल्यूएशन पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो अनलेस अनटिल फॉरवर्ड नंबर्स में बहुत बड़ी रीरेटिंग हो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नए निवेश की सलाह तो नहीं देना चाहूंगा। ओके नेस्ले में नई निवेश की सलाह फिलहाल नहीं है और ये व्यू गैस काउंटर पर। लेकिन अब एक बार निफ्टी लेकर आइए, मार्केट्स लेकर आइए। रिकवरी सर टिकती हुई नज़र आ रही है और करीब करीब हम डेज हाई से के आसपास ही घूम रहे हैं, तो क्या अब इस टिकाऊ को ज़ोरदार माने, ठोस लग रही है टिकाऊ? और अब शॉर्ट्स क्या करें? ये शॉर्ट्स क्या करें, एक चीज़ क्लियर है, शॉर्ट्स को ट्रेलिंग स्टॉप के साथ काम करना होगा। सुबह एक शॉर्ट ट्रेड अच्छी बैठी, हाँ। और अब जैसे जब पिछली बार रिकवरी आई थी, जब हम 24,900 से रिकवरी हमें दिखाई दी, तो एक व्यू हमने ये लिया था कि 25,300 से 25,600 की जो रैली फेल हो वहाँ का वेट करें। उस समय में ये नहीं पता था कि बजट इतना ख़राब आएगा और उसकी वजह से मार्केट गिर जाएगा, लेकिन व्यू यही था। अब मेरे ख्याल से आप वेट करें इस रैली का, 25,050, 25,100 मैक्सिमम मुझे लग रहा है 25,150, इससे ज़्यादा की जगह नहीं है यहाँ पर। शायद फेल होने की एक जगह बनेगी वहाँ, उसका आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर शॉर्ट करें। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इस मार्केट में टेम्पटेशन बहुत होगी कि बस अब हो गया, बस अब हो गया और अब मैं बाय कर लूँ और मैं बाय कर लूँ, लेकिन ये मार्केट ख़राब है और अभी इसमें कॉन्फिडेंस बहुत कम है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी मार्केट में ही आपको बाय करके बड़ा पैसा बनता है, वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी उसके लिए थोड़ा प्राइस डैमेज होना बाकी है। आई थिंक एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा ना लोगों को, अपना पैसा तैयार रखें आप, अगर बचा है तो ठीक है, तो बचा है तो तैयार रखें। यहाँ से लेकर मुझे लग रहा है मार्च तक के बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आखिरी बची हुई मार्केट होनी है ना, वो हो जाएगी। अच्छा। जो बाकी की जितनी भी, अभी भी ये गलती ना करें कि मिड कैप और स्मॉल कैप बस अब गिर गए तो मैं खरीद लूँ। एक लास्ट राउंड ऑफ क्लीन अप बाकी है, वो होगा बहुत पेनफुल और उसमें आपके कई स्टॉक्स गिरेंगे, ये मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं स्टॉक्स जो 50-55% गिरे हुए हैं, हो सकता है वो यहाँ से और 20-25% गिर जाए, तो ये चीज़ मैं पहले से ऑन कर रहा हूँ। लेकिन उस गिरावट में मुझे लग रहा है कि आपके पास फिर मार्केट में इस बार मिड कैप की अर्निंग्स अच्छी रही हैं। मिड कैप की दिक्कत ये थी कि मिड कैप की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गई थी और लार्ज कैप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गया था। जिस दिन आप वो एनएससी में डेटा ट्रैक कर सकते हैं, जिस दिन एनएससी के मिड कैप इंडेक्स की वैल्यूएशन वापस निफ्टी के वैल्यूएशन के नीचे आ जाएंगी, जो मुझे लग रहा होगा इवेंचुअली फरवरी मार्च की बड़ी गिरावट में, वहाँ आप अपना पैसा एक आउट परफॉर्मिंग अच्छे फंड मैनेजर को, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड चलाता है, उनको दे दीजिए। अगर आप खुद से स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर सकते, खुद से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक मेरा एक व्यू रहेगा कि अगले 2 महीने में आपको मार्केट मौके देगा और उसमें आप अपना कैश तैयार रखें। लेकिन अगले 2 महीने इस मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होगी कि अगर आपने उल जुलूल ट्रेड ले ली ना, कि मार्केट आपको इतना पनिश करेगा कि आप मार्केट में वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए इस चीज़ को समझ कर ट्रेड करें बेसिकली। अच्छा जिनके पास
हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक अगर होना हो, अगर आपसे मैं पूछूं मिड कैप स्मॉल कैप में जो बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं और जो उस गिरावट में लेने का सोचें, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसका तरीका क्या है। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो स्टॉक्स इस बाज़ार में भी नहीं गिर रहे, या जो स्टॉक्स अपने हाई से विद इन 10% है, पहला वो। दूसरा, जहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर में स्टॉक्स इसलिए गिरे थे क्योंकि उनकी अर्निंग्स अच्छी नहीं थी, लेकिन इस क्वार्टर में उनकी अर्निंग्स अच्छी आई हैं, भले ही वो लो से काफ़ी चल चुके हों। उन दो कैटेगरी के स्टॉक्स पर फोकस करें। स्टॉक सिर्फ इसलिए ना लें क्योंकि अपने हाई से 70% गिर गया है तो अट्रैक्टिव हो गया है, वो कोई रीज़न नहीं। 70% गिर गया तो क्या हो गया, वहाँ से 70% और गिर सकता है उस लेवल से, मतलब ऑब्वियसली, तो ये कोई रीज़न नहीं। बट इस तरीके के दो स्टॉक पे फोकस करें। कैंपस फुटवेयर के नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है कैंपस फुटवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी इसने पेन झेला था। ये वाली अर्निंग्स अच्छी लग रही है मुझे, जैसे 46 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 63 करोड़ पर आया है। और इसका एक बार 3 महीने का चार्ट दिखाएंगे जरा। इनकम भी ठीक ठाक बढ़ी है, 510 करोड़ वाली 589 करोड़ बढ़ी है। इसका मतलब जो गेन है वो कहाँ से आया, शायद मार्जिन से आया। तो इस वजह से ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है जिस पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। खैर एनीवे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेड्स ले लेते हैं। कुछ देर में धमाकेदार ऑप्शंस भी ले लेंगे, अगर एक्चुअली रेडी हैं तो ले लेते हैं ट्रेड्स। हाँ, राजेश पालवे जुड़े मीनवाइल पैनल में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अशोक लीलैंड यहाँ पे पसंद आ रहा है। अगर हम देखें तो ये काफी स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिला इस वॉलेटिलिटी में भी, और स्टॉक को अगर ओवरऑल एनालाइज करें तो वीकली और डेली चार्ट पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है 198 200 के टारगेट के लिए। ऑन द डाउन साइड 188 स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो अशोक लेलैंड ये अच्छा लग रहा है राजेश पालवे जी को, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, पूरा ऑटो पैक अगर आप देखिए फोकस में है। चलिए धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। हम लेंगे शिल्पा जी से, राजेश पालवे जी से और जतिन जी से। शिल्पा जी बताइए, ऑप्शंस में आपके पिक क्या है? श्रेया, यहाँ पे एक्साइड पे ध्यान है। एक्साइड का 320 कॉल जो रफली 8 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थोड़ा डिक्लाइन में 7 रुपए तक मिले तो भी आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 13 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आप 18 से 20 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्साइड अबव 320 विल सी अ शार्प मूव टुवर्ड्स 340 जोन्स। ओके, एक्साइड यहाँ पर आप चाहें तो एक कॉल ले सकते हैं 320 की। ये हो गई शिल्पा जी की ट्रेड। राजेश जी, आपने क्या पिक किया धमाकेदार ऑप्शंस में? तो अनुज जी, यहाँ पे ओएमसी स्टॉक्स में हमें लगता है हिंद पेट्रो को बाय किया जा सकता है। स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनाई है और आज 20 डे मूविंग एवरेज को भी निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक फर्दर एक्सटेंशन ऑफ दिस अप मूव देखने को मिल सकता है। 450 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 12.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद अपसाइड टारगेट ऑफ 16 रुपए 50 पैसे से 18 रुपए की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा 9 रुपए के आसपास। ओके, हिंद पेट्रो एचपीसीएल पसंद आ रहा है राजेश पालवे जी को ऑप्शंस में। जतिन जी, आपके पिक? हमारी जो पिक रहेगी वो M&M का 3500 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रहेगा। टेक्निकली 200 डे मूविंग एवरेज पे आ गया है स्टॉक, और डेरिवेटिव्स डेटा की बात करूँ तो 2.6% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, लॉन्ग बिल्टअप है स्टॉक में, और पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। 60 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में 95 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी स्पेस की जहाँ सबसे ज़्यादा मूव्स आ रहे हैं। 10 दिन पहले अगर आप अपना इंस्टाग्राम खोलते थे तो हर कोई कहता था, देखा मैंने कहा था ना कि गोल्ड सिल्वर ले लो, आपने लिया नहीं। अभी आप कोई भी रील खोलते हैं, कोई इंस्टाग्राम खोलते हैं, सब कहते हैं कहा था ना कि बेच दो, आपने सुना नहीं। लेकिन काफ़ी कोहराम मचा हुआ है गोल्ड और सिल्वर में। मनीषा जी से जानते हैं। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। कैसे मूव रह रहे हैं इस समय गोल्ड और सिल्वर में? बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है अनुज। आज आपको कोई यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा, लोग बोलेंगे साइड में रहो आज, बिकॉज किसी के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। 6% नीचे था, 15% नीचे गया, अब 4% नीचे है।
इस तरह के मूव्स हमने आते हुए यहाँ पर देखे हैं। तो 8-10% की मूवमेंट यहाँ पर मिनटों में होती हुई नजर आ रही है चांदी में, और काफ़ी हद तक यही हाल यहाँ पर सोने में भी बनता हुआ नजर आया है। लेकिन फ्राइडे और आज को अगर गिना जाए तो बहुत भारी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, और कई सारे सर्किट्स भी हमने यहाँ पर लगते हुए देखे हैं। लेकिन आपको एक बार प्राइसेस को दिखा लेते हैं, क्योंकि इस साल की शुरुआत अगर सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम होता हुआ देखें तो वो $4,300 के आसपास हुई थी। उसके बाद 29 जनवरी को हमने ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा था $5,600 एन आउंस का। आज कारोबार हो रहा है $4,600 एन आउंस पे, यानी कि 2 दिन में $1,000 प्रति आउंस का शेव ऑफ हमने आता हुआ देखा है। चांदी की अगर बात करें तो इस साल की शुरुआत $71 से हुई थी, $121 का ऑल टाइम हाई बना था, और 71 के आसपास अब हम फिर यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो ये इवन इंटरेस्टिंग है। जो ऑल टाइम हाई था 29 जनवरी को सोने में, वो 1,80,000 का था। आज हमने कारोबार किया है 1,37,000 पे। चांदी की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम हाई था, चांदी की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम यहाँ पे बनता हुआ नजर आया था 4,20,000 का। आज का लो है 2,25,000 का, यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने प्राइसेस यहाँ पर आधे होते हुए देखे हैं। सोने की अगर बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से 24% गिर चुका है। चांदी में 47% की गिरावट है। फंडामेंटल्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन मार्जिन हाइक्स, प्रॉफिट टेकिंग, जो फ्रॉथ था स्पेशली चाइना से आता हुआ स्पेकुलेटिव मनी, वहाँ पर हमने लगातार एक गिरावट आते हुए देखी है। बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि एक बार ये डस्ट सेटल हो जाएगी, वीक हैंड्स निकल जाएंगे, स्पेकुलेटर्स निकल जाएंगे, तो वो लेवल्स खरीदारी के लिए अच्छे हैं। बैंक्स ने अपने जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं इस साल के एंड तक 2027 के, वो अभी भी ऑन द हायर साइड रखे हैं। उनका मानना है सोना अभी भी $6,000 जाएगा, चांदी अभी भी $125 आपको यहाँ पर दिखा देगी। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स इंटैक्ट हैं, नियर टर्म में वॉलेटिलिटी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। ओके, नियर टर्म में वोलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। शुक्रिया मनीषा जी पूरी तस्वीर समझाने के लिए। आखिर हो क्या रहा है इस स्पेस में, हालांकि जिन्होंने पिछले हफ्ते लिया होगा बड़ा झटका उनको लगा होगा। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। लेकिन कुछ और काउंटर्स में देख रही थी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन आज के सेशन में। एक बार केन्स टेक लेकर आइएगा स्क्रीन पर, और ये केन्स 3.5% ज़्यादा की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। काफ़ी दिक्कत इस पर्टिकुलर काउंटर में रही है। गाबा सर, आपसे मेरा सवाल ये, क्या करना चाहिए केन्स टेक में जिस तरीके के आज मूव्स हैं? केन्स में एक्चुअली प्रीवियस मूव डाउन है। कल 1-2 दिन का एक पॉज मिला था, अब भी डाउन है। इस पे कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आती केन्स इंडिया में। आई थिंक बेस्ट अवॉइड इट कंप्लीटली। और अगर 2-3 दिन का जो पहले का जो लो बना करीब 3,300 का, अगर वो टूटता है तो और गिरावट आ सकती है, बढ़ सकती है। मतलब है तो वीक केन्स इंडिया। केन्स है तो वीक। मीनवाइल हिंडे के नंबर्स आ रहे हैं और मुनाफा 1161 करोड़ से बढ़कर करीब 1234 करोड़ आया है। 7-8% का जंप है, मतलब कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसा कुछ नहीं है पहले नंबर में। उसके अलावा बाकी नंबर्स, इनकम 16,648 करोड़ से बढ़कर आई है 17,973 करोड़ पर, रफली 1,300 करोड़ की, मतलब मोटा मोटी 8% बढ़े हैं दोनों, 7-8% सेल्स और प्रॉफिट। शरद जी, ट्रैक कर रहे हैं क्या hyundai मोटर्स को? कोई व्यू स्टॉक पर? मुझे लगता है प्राइमरीली फोकस हम लोग इसी पे कर रहे हैं कि इनके न्यू मॉडल्स को कैसी सक्सेस मिलती है। जिस टाइप का इन्होंने लॉन्च ट्रैजेक्टरी डिक्लेयर किया है, हमें लगता है वहां से थोड़ी पॉजिटिविटी आने वाले समय में दिख सकती है। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने ठीक ठाक रनअप भी स्टॉक में देख लिया है, तो अभी इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट तो हम लोग नहीं खोज रहे। लेकिन हमें लगता है नई लॉन्चेस की सक्सेस या फेलियर या जिस स्पीड में वो लॉन्च होते हैं उस पर हमारा खास ध्यान रहेगा। उसके बाद हम एक फ्यूचर कॉल लेना चाहेंगे इस पर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताते हैं। बजट में F&O में STT बढ़ोतरी से बाजार को झटका ही लगाई है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट है आर्बिट्राज फंड्स पर। क्या इम्पैक्ट होगा, सोनल से समझते हैं। सोनल, बताइए। बजट में बहुत बड़े चेंजेस अनाउंस किए गए हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो बढ़ाया गया है, ऑफ कोर्स उसकी वजह से हमें मार्केट पे दबाव दिख रहा है, बट म्यूचुअल फंड्स में आर्बिट्राज फंड्स एक कैटेगरी है जिस पे भी दबाव आ सकता है उनके रिटर्न्स पे, क्योंकि रिमेंबर आर्बिट्राज फंड्स एक तरह के हाइब्रिड फंड्स है जो फ्यूचर्स मार्केट और कैश मार्केट की आर्बिट्राज पे एक स्प्रेड या एक प्रॉफिट कमाते हैं। तो इनका एक्सपोजर जो होता है जो फ्यूचर्स मार्केट में, वो काफ़ी बड़ा होता है, और इसी कारण क्योंकि उस पर टैक्स बढ़ाया गया है तो उसके रिटर्न्स कम हो सकते हैं।
हैं। नाउ रिमेंबर आर्बिट्राज फंड्स के यील्ड्स एनीवेयर बिटवीन 6 to 7% होते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म कैटेगरी है आपके फंड्स को पार्क करने के लिए। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन कितना फ्यूचर्स एक्सपोजर है, इट कैन बी एज लो एज 40%, इट कैन बी एज हाई एज 80% एज वेल। डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर रिटर्न्स पे प्रभाव पड़ सकता है 0.3 से 0.5%। तो अगर आप 6 से 7% कमा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आपको लोअर रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि STT एक फंड मैनेजर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए कि आर्बिट्राज फंड्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स पसंद कर रहे थे, क्योंकि इनमें एक टैक्स एडवांटेज है। आर्बिट्राज फंड्स टैक्स लाइक इक्विटी फंड्स की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विद द लिमिट्स अवेलेबल, उसको ऐसे टैक्स किया जाता है। दूसरी तरफ लिक्विड फंड्स को एक डेट फंड्स की तरह टैक्स किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स आर्बिट्राज फंड्स की तरफ देख रहे थे शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए। इट इज़ स्टिल बेटर टैक्स वाइज, अभी भी उनका टैक्स बेटर ही है, बट क्योंकि ये STT इंक्रीज किया गया है तो वहाँ से रिटर्न्स थोड़े से कम हो सकते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया सोनाली की जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो रहा है 4 का चौका का। एक सीक्वेंस आपके लिए सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा राउत जी से। फिर सुपरस्टार के लिए जाएंगे हम राजेश पालवा जी के पास। चार्ट का चमत्कार सोमिल मेहता और मिड कैप फंड शरद अवस्थी जी से लेंगे। शुरुआत कीजिए सस्ता ऑप्शन से। शिल्पा जी क्या चुन रही हैं आप? जी श्रेया, यहाँ पे सोना कॉम्स पे ध्यान है। यहाँ पे कंटिन्यूस लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बन रहा है 585 590 जोन्स पे, सॉरी 485 490 जोन्स पे। तो यहाँ पे 500 का कॉल ऑप्शन लेना है जो रफली 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 9 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 21 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 25 से लेकर 28 भी जा सकता है। सोना कॉम्स मुझे लगता है अब 500 विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली। ओके, सोना कॉम्स का 500 का कॉल लेना है आपको सस्ता ऑप्शन में। फिर सुपरस्टार के लिए राजेश पालवा जी, आपके पिक? तो श्रेया जी, यहाँ पे NTPC पे बाय करने की सलाह है। NTPC में अगर हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले थे लॉन्ग टर्म चार्ट पे। स्टॉक अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आते हुए दिखी है। हमें लगता है ये स्टॉक 355 358 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 344 के आसपास। चलिए सोमिल, आपने क्या ट्रेड पिक किया? मैंने पिक किया है ऑन द लॉन्ग साइड IOC में एक फ्लैग पैटर्न बना है। अभी 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अच्छा मोमेंटम शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा कंसोलिडेशन है, साइडवेज कंसोलिडेशन है 2 महीनों का, वो ऊपर की तरफ टूटेगा। मीडियम टर्म आउटलुक में भी अच्छा लग रहा है। सो टारगेट वुड बी 170 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 159। ओके, मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी के पास चलते हैं। शरद जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी में खरीदार के अंदर चलना चाहिए। काफी बढ़िया करेक्शन हमने स्टॉक में ऑलरेडी देख ली है। हमारा मानना है कि रियल एस्टेट में आने वाले समय में जैसे जैसे एग्जीक्यूशन पिकअप होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आपको काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है इनके पास, और जैसे जैसे एग्जीक्यूशन रैंप अप होता है नंबर्स में काफी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आ सकती है। और मुझे नहीं याद कि पिछले काफी समय में कब हमने इसको 20-21 के मल्टीपल पे खरीदा है। तो अगले साल भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 82-83 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी, और उस पे 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2400-2500 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज मिड कैप फंडा में अच्छा लग रहा है। रियल्टी पैक में एक स्ट्रेंथ और डेज हाई पर ये काउंटर रहेगा रडार पर। चलिए एक रिकैप सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, शिल्पा जी की तरफ से आया। सोना BLW में खरीदारी की राय 500 कॉल लेना आपको, 28 तक के टारगेट है, 9 का स्टॉप लॉस लगाना है। FN सुपरस्टार के लिए राजेश पालवा जी को पसंद आ रहा है NTPC फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है, 358 का टारगेट है, 344 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी ने सुझाया IOC दमदार नजर आ रहा है चार्ट्स पर, 170 के टारगेट है, 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और मिड कैप फंडा के लिए अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज आया। मार्केट डेज हाई पर और निफ्टी आप देखिए 24,990 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। नया हाई लगाया 24,998, सिर्फ 25,000 का इंपॉर्टेंट लेवल, और अगर उसके ऊपर टिकता है तो कितना पॉजिटिव है मार्केट के लिए? हाँ देखिए, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने आज कह दिया, मान लीजिए चलो 25,000 के ऊपर टिक गया, पॉजिटिव लग रहा है सब कुछ, कल हो सकता है ऑन द मूव वापस गिरे 200 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए। हु नोज,
आज शाम को ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी देखिए, अगर आप एक बार मुझे यूएस फ्यूचर्स दिखाइएगा ज़रा, अगर बने हुए हैं तो, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है डाउ फ्यूचर्स में समय। ये डाउ फ्यूचर्स करीब करीब मोर लेस 200 पॉइंट नीचे हैं और यूरोपियन मार्केट्स फ्लैट हैं, कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं है। तो इस समय मार्केट ये प्राइस इन करके जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट में। लेकिन अगर कुछ बड़ा चेंजेस आ गए तो, और जो गोल्ड सिल्वर है उसकी वजह से अगर कुछ बड़ा इम्पैक्ट आ गया तो आई थिंक ये सब थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर, और उसके बाद एक व्यू लेंगे। लेकिन अभी के लिए एक चीज़ क्लियर है कि एक थोड़ा सा शॉर्ट मार्केट में आज उतनी खराबी नहीं है जितना कि सुबह लग रहा था। एक और चीज़ मैं देखना चाहूँगा, आज FII वर्सेस DI पार्टिसिपेशन। मेरी सेंस ये है कि आज DIs की मैसिव बाइंग रही होगी, FIs की आज भी सेलिंग रही होगी। ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट है, हो सकता है FIs की फिर कैश मार्केट में सेलिंग हो और उसके बाद DIs ने लार्ज पैमाने पर, हो सकता है आज काफ़ी हद तक LIC भी मार्केट में एक्टिव रहा हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी रहेगी। लेकिन नॉर्मली मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर बजट वाले दिन मार्केट इस तरीके से गिरता है, उसके बाद अगले दिन अगर रिकवरी आती है तो उस रिकवरी के फेल होने का रिस्क रहता है आगे जाते हुए। तो इस रिकवरी के फेल होने का रिस्क रहेगा, ये हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए एक काम करते हैं, अब कल आने वाले नंबर्स की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी में अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, इसके अलावा FNO में वरुण बेवरेजेस समेत 5 कंपनियों के नंबर्स का इंतजार रहेगा। हमारे साथ गौरव और आशीष जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि क्या नंबर्स एक्सपेक्ट करें। पहले गौरव के पास चलते हैं। गौरव, बजाज फाइनेंस से क्या एक्सपेक्ट करें? गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो पहले ही हमने देखा था कि प्री क्वार्टरली अपडेट्स में एक अच्छा नंबर आया था, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस है, ग्रोथ का गाइडेंस, वो तो कम कर दिया था, बट इस बार का जो नंबर है वो इसी इनलाइन ग्रोथ में आया था, 22% के ग्रोथ पे AUM के लिए। इसी के साथ साथ हमने देखा कि कस्टमर फ्रेंचाइज, न्यू लोन एडिशन जो है वहाँ पर भी अच्छा नंबर था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंसेंसस की, तो अभी उनका मानना ये है कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे 20% का और प्रॉफिट में लगभग 21% की ग्रोथ जो है इस क्वार्टर में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ साथ अगर हम रेशियोज की करें तो थर्ड क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कहीं पे लगभग स्टेबल रह सकते हैं 9.53 9.55 के रेंज में, और जो क्रेडिट कॉस्ट है वहां पे भी लगभग 5 से 7 बेसिस पॉइंट की एक डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो एक अच्छा नंबर हमें बजाज फाइनेंस की तरफ से देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आगे जाके वो कमेंट्री रहने वाली है बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि हमने देखा कि एक रेट कट साइकिल हुई है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स जो कि नीचे आने चाहिए थे वहाँ पे कैसे प्रोग्रेस है वो जानना ज़रूरी रहेगा। तो इसी की वजह से सबसे पहली बात, ग्रोथ पे उनका क्या गाइडेंस है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस कट तो कर दिया था, बट आगे जाके क्या उनको लगता है कि 22 to 23% का ग्रोथ जो है वो बरकरार रहेगा, वो जानना ज़रूरी रहेगा। दूसरी जो मार्जिन कमेंट्री है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि रेट कट में पे हमने एक पॉजिटिव मूव देखी, बट इसी के साथ साथ मार्केट अभी एक थोड़ा वरिड है एक ओवरऑल बॉन्ड यील्ड्स को लेके, और इसी की वजह से मार्जिन्स कैसे सुधरेंगे वो जानना जरूरी रहेगा, और ओवरऑल एसेट क्वालिटी पे उनका क्या मानना है वो जानना जरूरी रहेगा। क्योंकि जैसे हमें बताया कि बजाज फाइनेंस की जो बातें होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक NBFC है रिटेल को लेके, तो वहाँ पे एक एसेट क्वालिटी को लेके जो भी कमेंट्स होती है वो ना कि जस्ट कंपनी के लिए बट ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बट ऑल इन ऑल नंबर्स को देखें तो एक अच्छे नंबर बजाज फाइनेंस की तरफ से इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। अच्छे नंबर रह सकते हैं बजाज फाइनेंस के, लेकिन इंपॉर्टेंट होगी कमेंट्री मैनेजमेंट की, तो उस पर नजर रहेंगे। लेकिन वरुण बेवरेजेस के नतीजों, इस पर क्या अनुमान लगा रहे हैं स्ट्रीट, ये आशीष से समझ लेते हैं। आशीष बताएं। देखिए, बढ़िया नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। खास बात आप देखें तो करीब करीब 23.5 करोड़ के केसेस की वॉल्यूम यहाँ पर, यानी पिछले साल के मुकाबले 9% की ग्रोथ है। 8.5% की टोटल डोमेस्टिक ग्रोथ, यानी ऑलमोस्ट 9% ये आप समझ लीजिए। लेकिन घरेलू कारोबार के साथ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। 10% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको देखने को मिल सकती है। और ग्रोथ आई है मार्जिन लेड, क्योंकि आप ग्रॉस मार्जिन को देखें तो इसमें 20 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन देखने को मिला, 56.3% ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है मार्केट। वहीं अगर आप देखें तो मुनाफे के आंकड़े में बढ़त देखने को मिलेगी, और इसको थोड़ा सा एड करेगा कि पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। अब आपके सामने नंबर्स रख देता हूँ। मुनाफे में ऑलमोस्ट 40% की बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, 185 करोड़ से बढ़कर 271 करोड़, ये मार्केट का अनुमान है। मार्जिन जो कि 15.7% के थे वो बढ़कर 16.4% के देखने को मिल सकते हैं। एबिटा में तकरीबन 13% की बढ़त है, और रेवेन्यू इसमें भी देखें तो 9% की बढ़त के साथ 4012 करोड़, ये आंकड़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छे नंबर्स आएंगे। ओके, अच्छे नंबर्स आएंगे। और अदानी पोर्ट्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये दिन, बताइए जरा।
जी, तो अदानी पोर्ट्स के नंबर्स काफ़ी स्टेबल रहने की उम्मीद है। Q2 में अगर हम बात करें तो कंपनी के जो वॉल्यूम्स थे वो थोड़े फीके थे, लेकिन Q3 में पिकअप होगा। अगर हम थर्ड क्वार्टर के नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज लगभग 9,500 करोड़ के पार होते हुए नजर पड़ेंगे, 20% की ग्रोथ रहेगी। एबिटा हालांकि 18% ग्रो होते हुए लगभग 5700 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है, और प्रॉफिट की बात करें तो 3300 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन है। 35% की यहाँ ग्रोथ रह सकती है। मार्जिन्स भी लगभग स्टेबल रहेंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो इनका जो केरला का पोर्ट है, विहिनियम पोर्ट, यहाँ सेटअप कॉस्ट ज़्यादा रहेंगे, उसके कारण शायद मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत एक छोटा असर क्वार्टर में देखने को मिले। इसके अलावा कोलंबो में भी कंपनी ने अपनी एक फैसिलिटी शुरू की है जिसके ऑपरेशंस कमेंस हो गए हैं, तो वहाँ से भी एक छोटा वॉल्यूम आने की उम्मीद है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 9% और कंटेनर वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 20% क्वार्टर में रहने का अनुमान है। ओके, तो अडानी पोर्ट्स के नतीजों से क्या अनुमान है वो समझ लिया हमने। शुक्रिया यतिन जी। एक बार अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अडानी पोर्ट्स रखेगा स्क्रीन पर, ये भी डेज हाई की तरफ ही बढ़ता हुआ रिजल्ट से पहले। अडानी ग्रुप का स्टॉक अगर देखें, अडानी पोर्ट्स क्या लग रहा है सोमिल जी, रिजल्ट से पहले जिस तरीके से मूव है पूरा पैक ही, पूरे पैक में कोई ऐसा स्टॉक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हो? आई थिंक अडानी पोर्ट इज द ओनली स्टॉक मुझे अडानी ग्रुप में से अच्छा लगता है। अडानी एंटरप्राइज या ग्रीन मुझे इतने चार्ट्स पे इंटरेस्टिंग नहीं लगते, लेकिन अडानी पोर्ट इज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। जो पूरा का पूरा रैली 1000 के आसपास से जो पूरी रैली देखने मिली टिल 1500 इन द लास्ट 6-7 मंथ्स, ये पूरी रैली का है ना कंसोलिडेशन हो रहा है अराउंड 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे ही चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ करेक्शन। ये करेक्शन अगर यहाँ पे कंप्लीट होता है विच इज 1300, तो यहाँ से एक नई रैली ऊपर की तरफ शुरू हो सकती है। तो वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। 1300 के आसपास या 1250 के आसपास गुड सपोर्ट्स, बाय वुड बी माय रिकमेंडेशन। ऊपर में 1500 प्लस के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। सो कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 1250 एंड यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट्स ऊपर 1500 के प्लस। ओके, अडानी पोर्ट्स 1500 से ऊपर के भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रखिए रडार पर। एक और काउंटर जो स्क्रीन पर पॉप हो रहा है, इनफैक्ट डेज हाई पे ब्लू स्टार रखेगा, ये भी 1.5% अप 1820 के लेवल पर। और अगर आप देखें तो कोई खास रिटर्न्स दिए नहीं इस साल में अब तक इसने, पिछले 2 महीने में। लेकिन ब्लू स्टार में क्या करना चाहिए शिल्पा जी, अगर आप चार्ट देखें ब्लू स्टार का, लगाना चाहिए इसमें पैसे? जी, यहाँ पे मुझे लगता है 1860 तक आप इसमें बने रह सकते हैं। मोमेंटम भी है, और क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत अभी स्ट्रेंथ है टुवर्ड्स 25,200 300 का आप एक मूव देख सकते हैं, तो ये राइड अप ले सकते हैं। ब्लू स्टार पे ये व्यू। अच्छा, इंश्योरेंस स्पेस को लेकर कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं शरद अवस्थी जी, तो न्यूट्रली माना जा रहा है पूरे स्पेस को लेकर, लेकिन RIDI के जो कंसल्टेशन पेपर है उस पर रिस्पांस अवेटेड है। ऐसे मूड मॉल में PV फिनटेक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? पीवी फिनटेक, देखिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट तो हमारा ये मानना है कि एक हाई मार्जिन इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करते हैं, और वो एज इट इज उनके लिए आने वाले समय में भी चलना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन लेवल्स काफी कम है। बट थोड़ा बहुत कमाई पे इधर उधर इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट जिस टाइप की ग्रोथ रेट्स पीवी फिनटेक में एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है वैल्यूएशंस को आप बहुत महंगा भी नहीं बोलेंगे, बट फेयर वैल्यूएशन के आसपास है, क्योंकि जैसी ग्रोथ रेट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से 50, 55, 60 टाइम का मल्टीपल शायद बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यूड है। अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। नया पैसा शायद लगाने के लिए बेटर होगा कि थोड़ा करेक्शन आए तभी ले। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब हमारे साथ कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। विकास जी, गुड आफ्टरनून। कल काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मार्केट में, लग रहा था कि कल तो FIs नहीं है तब भी मार्केट इतना गिर गया, आज FIs वापस लौटेंगे तो शायद और गिरें, लेकिन आज अच्छी खासी रिकवरी आ गई। सबसे पहले तो आपने कैसे पढ़ा बजट को, और जो मार्केट के रिएक्शन आई उसको कैसे देखा आपने? नो, आई थिंक कल मेरे को लगता है एक बहुत ही शॉर्ट टर्म लिमिटेड मुद्दे को लेके मार्केट में एक व्यू बनाया गया जो शायद मेरे ख्याल से इनअप्रोप्रिएट था, जो मैंने शायद कुछ और मीडिया चैनल में भी कहा है कि इस बजट को खाली एक एसटीटी के नजरिए से न देखें, क्योंकि वो एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है, उससे कोई ऐसा मार्केट की और इकोनॉमी की दिशा नहीं बदलती है। जहां तक बजट का सवाल है, आई थिंक ये काफी ये जो इस सरकार की नीतियां हैं उसका कंटिन्यूएशन है, और इसको एक बैकड्रॉप में देखना चाहिए कि पिछली बार एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स में कट किया था, GST कट आया, उस दोनों के बैकड्रॉप में ये बजट पेश किया गया है।
सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है उसका ग्रोथ बहुत रीजनेबल है। 10% एक्सपेक्टेशन जो रेवेन्यू ग्रोथ है बहुत बढ़िया से मतलब कंजर्वेटिव किया है और एक मतलब रीजनेबल है ताकि उसमें कोई डाउट नहीं हो। और जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन है वो भी एक सही दिशा में डायरेक्ट किया गया है। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके 12,30,000 करोड़ का बजट बना। ऐसे सेगमेंट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग में एक बूस्ट दिया गया है जो कि इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी जरूरत है, चाहे वो टेक्सटाइल को लेके हो, चाहे वो बायोफार्मा को लेके हो, ईएमएस को लेके हो, सेमीकंडक्टर को लेके हो, हर दिशा में इसको एक बढ़ोतरी दी गई है। दूसरा आई थिंक सर्विसेज सेक्टर में पहली बार ग्रोथ की बात की गई है कि कैसे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जाए, टूरिज्म को बढ़ाया जाए, उसके स्पेसिफिक मेजर्स अनाउंसमेंट किए गए और एक ब्रॉडर विजन रखा गया है। डेटा सेंटर को लेके एक अच्छा प्रोग्रेस दिखाई गई। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बजट में काफी क्रेडिबल अप्रोच है। मैं कल भी मेरा यही व्यू था, आज भी मेरा यही व्यू है, क्योंकि बजट में आपको खाली पॉलिसी डायरेक्शन देखना होता है। जो मैं कहता हूं, मेरा मानना है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ द पास्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट का, इन्होंने कोई डेविएशन नहीं किया है और हमारा बजट की वजह से कोई पोर्टफोलियो में चेंज करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं महसूस हुआ। तो यही हमारा समन सब्सटेंस है। बाकी आज वापस मार्केट जो है वो हम बजट सब भूल जाएंगे। कल से हम उसी अर्निंग ग्रोथ, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल जो भी माहौल है उसको लेके हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है ये इवेंट था, खत्म हो गया। बजट एक अच्छा बजट था, क्रेडिबल बजट था। यस, एसटीटी का जो था मुझे लगता है वो गलत किया गया, नहीं करना चाहिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोथ दोनों एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। पर ये सरकार का एक डिसीजन है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट उसकी वजह से कोई मार्केट की और इकोनॉमी की डायरेक्शन को ऐसा कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आने वाला है। ओके, मीनवाइल मार्केट में शानदार तेज़ी आ रही है और देखिए 25,000 के ऊपर निकलते ही और 70-75 पॉइंट यहाँ पर जुड़ गए और शानदार मूव्स यहाँ पर आए, बड़ी तेज़ी यहाँ पर। विकास जी, लेकिन थोड़ा सा उसी पॉइंट को बस एक बार एक्सटेंड करता हूँ। हालांकि आपने कहा है कि सिर्फ एसटीटी के एंगल से मार्केट को नहीं देखना चाहिए, लेकिन एसटीटी के एंगल से एक सेक्टर जिस पर क्लियरली कल बड़ा प्रेशर था वो था कैपिटल मार्केट स्पेस, लेकिन आज वहां पर भी अच्छी रिकवरी आ गई। इस स्पेस को कैसे देखते हैं आप? अगेन मैं वापस कहूंगा कि जहां तक हमने कई दौर देखे, एक बार ध्यान हो तो आपको बहुत पहले जब एसटीटी लाया गया तब बहुत बड़ा भूचाल पड़ा था कि वॉल्यूम कम हो जाएंगे, कैपिटल मार्केट में चैलेंज होगा। फिर जब एक बार एसटीटी क्रेडिट के साथ लाया गया, एसटीटी की टैक्स क्रेडिट को हटाया गया, तब भी ऐसे ही एक बहुत सारा ओपिनियन बना था कि मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएंगे। सो इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स है वो 2 बेसिस 0.2 और 0.5 बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में वॉल्यूम नहीं करते हैं। तो अगर जो करते हैं वो बहुत छोटा तबका है, तो वो शायद कम हो जाए। पर जो एक भारतीय कैपिटल मार्केट की फाइनेंशियलाइजेशन की एक बहुत बड़ी जो डायरेक्शन है वो लंबी है, उसको लेके मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा इंपैक्ट होने वाला है। दूसरा, मैं मानता हूं कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप टैक्स बढ़ाओ तो स्पेकुलेशन कम हो जाएगा। ये कभी नहीं हुआ है। हमने सिगरेट पे इतना टैक्स बढ़ा लिया, आज तक सिगरेट का कंजम्पशन कम नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब, अगर आपको एक स्मॉल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, उसके बहुत अलग तरीके हैं, टैक्स बढ़ाना तरीका नहीं है। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इस बारे में मेरा। बट उससे मतलब वी कैन एग्री टू डिसएग्री, बट पॉइंट इज दैट उससे मार्केट खत्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट में वॉल्यूम कम होने वाले हैं, नए जो इंटरमीडिएट उनका बिजनेस कम होने वाला है। टेम्पररी हो सकता है ऊपर नीचे जाए, बट 2-4 महीने बाद में वापस नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट अपने हिसाब से बिहेव करना चालू कर देंगे। ओके, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं कैपिटल मार्केट स्पेस में। विकास जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैं सुन रही थी आपको और आपने कहा कि बजट ठीक ठाक ही लगा, आपको कोई बड़ी खामी नज़र नहीं आई। तो उसके बाद क्या सर आपने कोई पोर्टफोलियो में न्यू एडिशन किया, कोई ऐसा स्पेस जहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो? जैसा कि मैंने कहा कि मैं पोर्टफोलियो बजट की वजह से, बिकॉज ये सब कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी है, तो हमें कोई जरूरत करने की लगी नहीं। ओनली एक सेगमेंट जो ध्यान में आया जिसमें मेडिकल टूरिज्म के अगर ध्यान दिया जा रहा है, तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें शायद वो भी शॉर्ट टर्म में नहीं पर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उसमें हमारा काफी एक्सपोजर ऑलरेडी अच्छा है, क्योंकि उस सेगमेंट पे हम मेडिकल टूरिज्म के अलावा भी बहुत पॉजिटिव है, तो वो एक सेगमेंट हमें लगता है अच्छा रहेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेसिफिकली गेम चेंजिंग कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए किया गया है। सारी कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम गवर्नमेंट की जो फोकस रही है पिछले कुछ सालों में, उसी पे ज्यादा बल दिया गया है। विकास जी, डिफेंस
में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मार्केट को लगी, हालांकि शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज भी थोड़ी सी स्टॉक्स में सेलेक्टिवली प्रॉफिट बुकिंग है या डिक्लाइन है। डिफेंस एज अ थीम, अब क्या व्यू रहेगा आपका यहाँ पर? वापस मैं बोल रहा हूँ, आप इसमें सरकार की नीतियों को समझो, सरकार की विजन को समझो, रादर देन एक बजट के एलोकेशन को देखिए। क्योंकि पहली बात तो बजट का, डिफेंस का बजट एलोकेशन कम नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता है कहाँ से ये बात आई है। जो भी पिछले साल के रिवाइज एलोकेशन है उससे ऊपर ही बढ़ा है, 17-18% ऊपर है, तो उससे ज्यादा क्या बढ़ाएगा मुझे नहीं पता है। सरकार बहुत क्लियर है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए लेके, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत इंडिजिनाइजेशन को लेके सरकार प्रतिबद्ध है। और प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, सबने अलग अलग जगह से दौरों में किया गया, उनकी पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ से नेगेटिव हुआ है, पर हाँ, अगर मान लीजिए कोई कम एलोकेशन भी हुआ है तो डिफेंस में एक बात ये सोचने की जरूरत है कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम कोई एक साल में नहीं होते, वो प्रोग्राम 5, 7, 10 साल की प्रोग्राम्स होते हैं ना। उनमें एग्जीक्यूशन करने में, ऑर्डर देने में, एग्जीक्यूशन करके पेमेंट करने में बहुत टाइम होता है। तो कि सरकार जब एलोकेट करती है तो वो उन सबको ध्यान के रख के करती है कि भाई इसको एग्जीक्यूट करने में मेरे को किस समय की पेमेंट शेड्यूल लगेगी, उस हिसाब से एलोकेशन करती है। कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट कैसे, उस हिसाब से एलोकेट करती है। तो शायद हमको और आपको बाहर से पता न हो, तो मैं मानता हूं कि मेरी इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि सरकार का प्रतिबद्धता जो है डिफेंस को लेके वो कायम है, और वो उससे हमें कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है ना। मैं ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में ऊपर नीचे की मूवमेंट होती है, बहुत बार हम देखते हैं कि रिएक्शनरी मूवमेंट होते हैं, वो जो शायद 3 महीने 6 महीने बाद भूल भी जाएंगे। अच्छा विकास जी, अब चलिए बजट से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, एकदम से कमोडिटीज़, एक्विटीज़ में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आ रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और यहाँ पर क्या भी होगा आपका, इससे हमारी मार्केट पर कुछ प्रेशर आ सकता है क्या? आई थिंक पहली बात तो हम 2025 में हमने काफी पेन झेला है इंडियन मार्केट्स ने दूसरे विश्व के बाजारों को लेके हुए। आज एक वैश्विक अनिश्चितता का जो माहौल है, बिल्कुल वो एक चिंता का विषय है। हमें कुछ रोज एक नया सुनने को मिलता है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो भी, और ये जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, ये मुझे लगता नहीं कोई बहुत जल्दी सिचुएशन इसका सुलटारा होने वाला है। हाँ, इसमें हम यही सोच सकते हैं कि क्या काम कब आएगा, थोड़ा बहुत कमी कब आएगी, क्योंकि ये जो पावरफुल सुप्रीमेसी बिटवीन चाइना एंड यूएस, ये काफी समय तक चलेगी ना। यहाँ पे बुरी न्यूज सबको पता है। एक अच्छी न्यूज शायद ये है कि अगर इंडिया, अभी रिसेंटली हमने वेनेजुएला के साथ ऑयल इंपोर्ट करने की बात चालू हुई है, तो अगर वो हो जाती है एंड अपना जो रशियन ऑयल पार्टली कैन गेट रिप्लेस विद वेनेजुएला ऑयल, तो एक शायद ये यूएस के साथ टैरिफ कम होने का रास्ता खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे आसार बन रहे हैं कि वो अगले 1-2 महीने में शायद होने की एक उम्मीद है। वो एक पॉजिटिव है। नेगेटिव तो हमें सब पता है कि कमोडिटीज को लेके इतना बड़ा करेक्शन आया है, उसमें उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, कोई सिस्टमिक बैंकरप्सी होने वाली है, नहीं होने वाली है, या फिर जो ग्रीनलैंड को लेके जियोपॉलिटिकल बना हुआ उनका क्या आउटकम है, ये हमें कुछ नहीं पता है। तो हमें उसी माहौल में रह के करना पड़ेगा। उस चीज से मार्केट में शायद हो सकता है वॉलेटिलिटी बनी रहे, और एक वन साइडेड बुल मार्केट बनने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। ओके अच्छा विकास जी, अभी तक के अर्निंग्स की तस्वीर आपको कैसी लगी है? कोई ऐसा स्पेस जहां पर आपको फुल फ्लेज रिकवरी नजर आती हो? अर्निंग काफी अच्छी है। आप किसी भी सेगमेंट में देखेंगे तो अर्निंग हर डायरेक्शन में मुझे लगता है हमें ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट कम मिला है, पॉजिटिव न्यूज़ ज्यादा मिली है। चाहे आप देखेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर को देखिए, बैंक क्रेडिट को देखिए, आप सीवी साइकिल को देखिए, ऑटोमोबाइल्स के नंबर्स को देखिए, तो जनरली नंबर्स बाय एंड लार्ज अच्छे डायरेक्शन में आ रहे हैं। और हमें इसी चीज से ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि आज हमें मार्केट में सेंटिमेंट पुअर है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, रिकवरी हो रही है। और सो हमारा यही कहना है कि भाई 2025 का जो साल था वो हर तरीके से नेगेटिव था, पर 26 शायद इतना बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि अर्निंग रिकवरी आ रही है। और जैसे जैसे अर्निंग रिकवरी होती है वैसे मार्केट की वैल्यूएशंस भी कम हो जाती है। तो जो एक टाइम पे 25-26 पीक मार्केट हो गया था, आज 20-21 के ऊपर आ गया है। तो मुझे लगता है डायरेक्शनली ये जो टाइम करेक्शन जो हो रहा है, इससे मार्केट में वैल्यू करेक्शन भी हो रहा है, एंड दैट इज एक्चुअली, और वैल्यूएशन करेक्शन भी हो रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। अर्निंग पे हमें काफी उम्मीद है, और भी जो आने वाली बची हुई है वो भी पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। तो डायरेक्शनली हमें हर फार्मा सेक्टर का आप नंबर्स देखेंगे तो सबके लगभग बाय एंड लार्ज अच्छे आए हैं। हमें लगता है आईटी सेक्टर में भी यहाँ से इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है अगले साल।
जैसा कि बातों से लगता है कंपनी से। तो नेट नेट मैं अर्निंग्स को लेके काफी ऑप्टिमिस्ट हूँ। ओके, अर्निंग्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक, इनफैक्ट आईटी पर भी मैं पूछ रही थी और आपने बताई थी आईटी को लेकर भी ऑप्टिमिस्टिक है और आने वाले क्वार्टर्स में आप रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास खेमानी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और आपके वक्त के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। अच्छा, मार्केट पे वापस आते हैं और शानदार रिकवरी निचले स्तरों से अब डेज हाई के ऊपर है। 25,093 का हमने आज का हाई बनाया। मिड कैप में 300 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी। इनफैक्ट सर बैंक निफ्टी भी अब इन ग्रीन आया है और जो हम लेवल बात कर रहे थे 25,000 से ऊपर टिकता हुआ, इनफैक्ट और 100 पॉइंट ऐड किया है इसने। तो अब क्या क्लोजिंग स्ट्रैटेजी हो रही है और कल के लिए इनफैक्ट क्या करना चाहिए? नहीं देखिए श्रेय, अच्छा मूव आया इंट्राडे में। आई थिंक मार्केट ने आज एक चीज़ जो अच्छी की वो ये कि कल का लो नहीं तोड़ा, लेकिन क्या अब उसका खतरा खत्म हो गया? क्या वर्स्ट इज ओवर? आई थिंक उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी होगी अभी, कहना मेरा भी ये रहेगा कि अगर आज आपने बाई चांस ट्रेड्स मिली हैं, आपको दोनों तरफ की ट्रेड्स मिली हैं, तो एंजॉय करिए उनको, स्क्वायर ऑफ करिए अपनी पोजीशंस को, कल फिर आइए, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी मर्की हो रहा है इस समय। और ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या होता है ना कि हो सकता है कल सुबह आप उठें और एक बार के लिए गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे हो, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन गैम्बलिंग होगी किसी भी तरीके की पोजीशन को कैरी करना। और किसी भी मूव को ना, आप एक बात बताइए, कल एकदम से मार्केट गिरा, कोलैप्स हुआ, डे लो पर आया, हमने अगर उसको ट्रेंड समझ लिया होता तो आज शॉर्ट्स और अगर शॉर्ट कैरी कर लिया उसको तो बुरा हाल होता। हाँ। तो ऐसे ही अगर आप आज इसको लॉन्ग समझ लें कि नहीं अब तो बस मार्केट में बॉटम बन गया और यहाँ से मार्केट भागेगा, कल मार्केट वापस अगर आज का लो तोड़ दे तो अभी इस समय कहना बहुत टफ है मार्केट में। मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा एक बार अगर हम 25,450 जिसमें हम 2 बार रिजेक्शन दिखा चुके हैं, एक बार हम उसके ऊपर निकल जाएं और उसके ऊपर ट्रेंड करने लगे, तभी तक अप ट्रेंड आएगा। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार मार्केट ब्रेथ रखिएगा जरा स्क्रीन पर, इंप्रूव हुई है बिल्कुल फ्रॉम द इंटरडे लो। जो इंटरडे लो था वो काफ़ी ख़राब था और अब मिड कैप भी 500 पॉइंट ग्रीन में आ गया, एक क्रिस क्रॉस हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी और मार्केट ब्रेथ बेटर हो जाए, थोड़ा सा और इंडिया विक्स कोलैप्स हो जाए, 2 चीज़ें हो जाएं तो ठीक है। जल्दबाजी क्या है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, 500 पॉइंट ऊपर लेना पड़े भले पोजिशनली, लेकिन एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद लेंगे। देखिए डे ट्रेडिंग में तो अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको दोनों तरफ की ट्रेड्स मिल रही हैं वो तो एक नॉर्मल है, लेकिन बात अगर बड़ी पोजिशनल ट्रेडिंग की हो रही है, पोजिशंस कैरी करने की हो रही है, उसमें मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा टाइम है, आप थोड़ा सा वेट करें उसमें। ओके, वेट करें और फिर कल फिर फ्रेश व्यू ले। और अभी फिलहाल अच्छी रिकवरी मार्केट में। कोई कंट्रीब्यूटर प्लेट रखेगा निफ्टी का स्क्रीन पर, और जिस तरीके से मूव्स आए हैं अब धीरे धीरे ब्रेथ भी सुधरती हुई, तो कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? एलएनटी की लगातार चर्चा तो सुबह से ही हो रही थी, वो एक बड़ा काउंटर। इसके अलावा अगर आप देखें, इनफैक्ट मैं डेज हाई बता देती हूँ कौन कौन से स्टॉक्स डेज हाई। रिलायंस एक बड़ा कंट्रीब्यूटर, 78 अंकों की यहाँ पे। आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक बार महिंद्रा महिंद्रा पे भी चार्ट चेक लेना चाहूँगी। ऑटो स्पेस फोकस में है, काफ़ी करेक्ट हो चुका था ये स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। गाबा सर, क्या करना चाहिए महिंद्रा महिंद्रा? डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। 2 दिन 3 दिन से एक अपमूव तो लग रहा है कि मिलना चाहिए, मतलब नीचे आना गिर गया। 3458 पर ट्रेड कर रहा है महिंद्रा महिंद्रा। 3,400 का स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, मतलब करीब 58-60 रुपीज। अगर अपमूव मिलता है तो 3,600 पॉसिबल है। वो एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट गोस टुमारो, लेकिन सो फार लुक्स ओके महिंद्रा महिंद्रा। सो फार इट्स ओके। चलिए अभी काम करते हैं, BTST या STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। शिल्पा जी आप बताइए, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है कैंप्स में ध्यान देना चाहिए। फ्यूचर 695 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 686 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए, 710 इसका टारगेट। ओके, कैंप्स में खरीदारी की राय शिल्पा जी की तरफ से। राजेश पालवे जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो श्रेया जी, यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्री को बाय करने की सलाह है। अगर स्टॉक में स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला और पिछले 4 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का एक नैरो प्राइस रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है। हमें लगता है ये स्टॉक में 3640 3655 के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 3580 का स्टॉप लॉस रखना होगा। गावा सर क्या कैरी करें कल के लिए? लगता है मुझे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ट्रेड करें 362 के आसपास, 4 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए 358 का। नियर टर्म टारगेट फर्स्ट 370 टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। गावा सर को अच्छा लग रहा है। अरुण जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं? BTST STBT?
शेयर जी क्लियर बीटीएसटी ही लेना चाहेंगे तो ब्लू स्टार कंपनी में क्लियर ब्रेकआउट है तो इसको एज ए बीटीएसटी लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा लगा है, 1823 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 1864 तक के टारगेट आ सकते हैं। मल्टीपल हाइस को स्टॉक ने निकाला है, मुझे लग रहा है कल भी इसमें मोमेंटम रहना चाहिए। ओके, कल भी मोमेंटम रहेगा इसमें। सोमिल, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक होगा, क्या कैरी करेंगे? ब्लू स्टार मेरे भी रडार में था, लेकिन आई बी गिविंग सोनाकॉम्स वेरी सिमिलर चार्ट। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक एक्सपेंडिंग एंड ट्रायंगल बन रहा है, वो ऊपर की तरफ मैं समझता हूँ कि ब्रेकआउट होगा। 200 डेली मूविंग एवरेज एंड 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज मोमेंटम आया है। टारगेट रहेगा 520 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 488। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए सोना BLW, इसमें हो गई एक बाय ट्रेड। यतिन के पास चलते हैं और आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और कल जो ट्रेडर STT के लिए रो रहा था, वो आज मार्केट देख के बोल रहा है कि इंडिया US ट्रेड डील बहुत जल्द आने वाली है। तो मार्केट का सेंटिमेंट एक 360 डिग्री टर्न ले रहा है और कहीं ना कहीं डीलर्स की बाय कॉल्स आ रही हैं, जो प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत वीक सेटअप के जरिए चल रही थी। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, मन्नपुरम। डीलर्स यहाँ BTST की एडवाइस दे रहे हैं और डीलर्स को लगता है कि यहाँ जिस तरीके से HNI बाइंग है, 2 से 3% का गैप अप कल भी संभव है, इसीलिए यहाँ वो BTST की एडवाइस दे रहे हैं। इसके अलावा जो EMS स्टॉक्स है जो पिटे हुए हैं, यहाँ भी एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीलर्स। और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये काउंटर है जहाँ डीलर्स 580 590 के टारगेट्स के लिए BTST की एडवाइस दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट आज 12% बढ़ा है और इस काउंटर में फ्रेश बाइंग आज के सत्र में आपको देखने को मिल रही है। ओके, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पे डीलर्स की तरफ से ये भी सुझाया गया है। अच्छा, एक काउंटर पे इनफैक्ट मैं चार्ट चेक लेना चाह रही थी। सोना BLW काफ़ी बार सुझाया गया आज पैनल में। राजेश पालवे, एक बार उनो मिनटा भी देख लीजिए, डेज हाई पर 3% से ज़्यादा की तेज़ी, क्या करना चाहिए? टिकाऊ लग रही है ये? तो श्रेया जी, यहाँ पे 1205 इसके लिए मेजर हर्डल है, तो ये पुल बैक तो जरूर बना है, लेकिन हमें देखना होगा कि अगर ये 1205 क्रॉस करता है तो फिर एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होगा। तो टाइमिंग, जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया है उन्हें स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 1160 का, और 1205 के आसपास एक बार इधर रिव्यू करें या वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करें। 1200 का इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच होता है तो फिर कोई एक मूव देखने को मिलेगी। फिलहाल ये व्यू हो गया उनो मिंडा पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ह्यूलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा की। उन्होंने कहा है कि बजट से FIs की थोड़ी निराशा होगी। उन्होंने कहा कि STT बढ़ाने का फैसला गलत नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत है। और हमारी मैनेजिंग एडिटर मिस्टर नौश सिंघल से खास बातचीत हुई है और क्या क्या इस पूरे बातचीत में कहा गया उसका एक अंश आपको सुनाते हैं। एक चीज़ समय जी ये हो गई कि कहते हैं कि बाकी सब कुछ आपने किया, उस पर तो मार्केट की कल नज़र ही नहीं थी। कल पूरा का पूरा ध्यान जो था वो पूरा का पूरा सिर्फ STT पर आकर रुक गया था। क्या यही मतलब बजट इसीलिए जाना जाएगा या कुछ और आपको अच्छा लगा जो बजट में, जो जिस पर बात कर सकते हैं? बजट वैसे अच्छा था, बजट अच्छा था इन द सेंस कि कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर की वो जो इंक्रीमेंटल बजट है वो ठीक है। लेकिन इस समय पिछले 6 महीने देखें तो इंडिया में कंटिन्यूअस FI की सेलिंग हो रही है। तो इस समय स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको इससे नहीं सॉल्व किया जा सकता कि कैपिटल गुड सेक्टर में ग्रोथ है, पावर में सपोर्ट है, ग्रोथ है, इसलिए सारे उनके स्टॉक्स चलने चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक थोड़े बहुत एंगल उसके अपने होते हैं। उनका टैक्स क्या है, FPI का टैक्स क्या है, STT क्या है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। स्टॉक मार्केट 90-80% जो है वो दूसरे सेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है, पर 10-20% उसको अपनी भी चाहिए होती है ना चीज। नहीं, ठीक बात है स्टोरी। वैसे बिग पिक्चर में ठीक है सब कुछ, लेकिन अभी इस समय जो प्रॉब्लम है कि FPI को कैसे रोका जाए या कैसे करेंसी को रोका जाए, विच मीन्स FPI आए, FDI आए, उसके लिए स्टॉक मार्केट को इमीडिएट चीजें चाहिए थी। वो मुझे लगता है कि नहीं हुई। अब उसमें फिर 2-3 महीने जाएंगे, फिर नया कोई इवेंट आएगा, चाहे वो इंडिया US डील हो या फिर टाइम होगा, फिर हम कहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर से कि रिजल्ट्स ठीक हो गए, वो रिलेटिव ये हो गया, मार्केट बाकी गिर गई, हमारा AI नहीं है, उनका AI, कोई नई स्टोरी बनेगी। बट बीच में आपने एक मौका थोड़ा सा वो कर दिया, आई वुड थिंक। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मेरे सामने आई कि
चाहे जितनी बार भी एसटीटी बढ़ाया गया हो, वॉल्यूम पर इम्पैक्ट नहीं आया है। वॉल्यूम पर इम्पैक्ट वो जो वीकली एक्सपायरी बंद हुई थी उसकी वजह से आया था, अदरवाइज नहीं आया था। तो इन दैट केस अचीव क्या होगा इससे? बस सिर्फ सरकार का रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर वो मुझे लगता है कि एक फर्क हो जाता है। वो फर्क ये हो जाता है कि अब गवर्नमेंट के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बोला कि ये पूरी स्पेकुलेशन है, ये तो गैम्बलिंग है, जो भी वर्ड यूज किए, तो उससे क्या होता है, जब कोई नेक्स्ट इशू आएगा, जब सेबी के पास कोई नेक्स्ट इशू आएगा, उनको पता है कि ये पॉलिसी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है उससे फिर ना हर बारी मौका लगेगा तो कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन सेट कर दी है कि ये चीज गंदी है, ये चीज डिजायर्ड नहीं है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लोग जुए की तरह कर रहे हैं। तो वंस यू हैव दैट एज अ कॉन्सेप्ट, इसलिए मुझे लगता है कि दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स। इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा जो लार्ज एचएफटी ट्रेडर्स हैं उनको भी शायद थोड़ा सा यहाँ पर टारगेट किया गया, क्योंकि एक सेंस बन रही थी कि 90% ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं और वो पूरा का पूरा पैसा सारे बाहर जा फॉरेन ले जा रहे हैं। आई एग्री, हाँ एब्सोल्युटली एग्री। बल्कि ये भी मैंने ट्वीट किया था 2 हफ्ते पहले कि इंडिया इज पेइंग हायर कॉस्ट फॉर मेकिंग द मार्केट लिक्विड। क्योंकि आप देखो ना, सारे एक तो जेएनसी तो चला गया, उसके बाद जो बाकी भी है 3-4 हजार करोड़, पता नहीं कितने बिलियन बना रहे हैं। इतनी हमें क्या जरूरत है उसकी? अपने आप होना चाहिए सब। आई एग्री, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एसटीटी पर से इज नॉट द नेगेटिव, उसकी टाइमिंग कह सकते हैं गलत, एंड सेकेंडली कि मार्केट को अच्छे टाइम पे करना चाहिए सब, बिकॉज इट स्टिल हैज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ओके तो एसटीटी गलत नहीं, लेकिन टाइमिंग गलत है, ये कहना है समीर अरोड़ा जी का। पूरा इंटरव्यू आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोबारा जाकर सुन सकते हैं डिटेल में और समझ सकते हैं उनकी राय बजट और बाजार को लेकर क्या है। निफ्टी एट डेज हाई और अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में भी, और कुछ काउंटर्स देख रही हूँ मैं जहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। एक बार रखते हैं डेज हाई पर कौन कौन से स्टॉक्स जो बढ़ते हुए। आईसीआईसीआई बैंक 1.5%, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को लेकर गाबा सर से बात हो रही थी सुबह, आईसीआईसीआई बैंक पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, अच्छा नेस्ले, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर ये भी पार्टिसिपेट करते हुए। राजेश पालवे जी, एक बार टाटा कंज्यूमर का भी काउंटर देख लीजिए, ये भी आज गेनर्स में शुमार है और अच्छी तेज़ी करीब करीब 4% की। कैरी किया जा सकता है इसे या फिर अभी नहीं करें? तो बिल्कुल टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सभी स्टॉक्स में रिकवरी तो बनी है, लेकिन जो पिछले दिनों में गिरावट देखी थी उसमें स्ट्रक्चर तो डैमेज हो चुके हैं, लेकिन रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है टाटा कंज्यूमर में जो ये मूव बना है 1155 1160 की तरफ अगर आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें, वो इसके लिए एक मेजर सप्लाई जोन है। अभी यहाँ पे ट्रेड कैरी कर सकते हैं। हमें लगता है पूरे सेक्टर में ही एक लोअर साइड से बाइंग बनी है, तो कंटिन्यूटी रह सकती है कल के सेशन में भी। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें 1115 के आसपास। ओके मीन भाई कुछ मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन 3-4 चीज़ें अगर आप देखें तो जिस तरीके से ग्लोबल स्टॉक्स भाग रहे हैं, भारत फोर्ज देखें आप, चाहे वो उनो मिंडा देखें, जिस तरीके से डॉलर रुपी रिएक्ट कर रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस तरीके के कुछ मूव्स आ रहे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मूव्स आ रहे हैं। मीनवाइल यूपीएल के नंबर्स अच्छे थे, यूपीएल के नंबर्स, एबिडा नंबर उनका काफ़ी शानदार था। नेट प्रॉफिट पे एक डेंट पड़ा था, पता नहीं मुझे कुछ वन ऑफ था या नहीं पता, लेकिन एबिडा नंबर काफ़ी शानदार था। मार्केट उसी पर रिएक्ट कर रहा है इस समय। यूपीएल पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। अरुण जी यूपीएल देखिए जरा, काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है वैसे, लेकिन कोई व्यू स्टॉक पर? अनुज जी 670-80 के आसपास एक सपोर्ट है, अक्टूबर के लोस उसी के आसपास है। नो डाउट शॉर्ट टर्म अगर इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो मोमेंटम बन सकता है, 725 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो यूपीएल मुझे लग रहा है अगर किसी ने आज बाई किया तो 725 तक के लेवल्स के लिए वेट करें। नीचे में 670, 680 जब तक ब्रीच नहीं करता लॉन्ग पोजिशन में बने रहना चाहिए। ओके, लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। यूपीएल शानदार नंबर्स और उसका रिएक्शन डेज हाई पर। अच्छा केमिकल पैक अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, इंडेक्स ही 1% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है। यूपीएल का बड़ा योगदान 6%। एसआरएफ भी अगर आप देखें तो 3% की तेज़ी दिखा रहा है। एसआरएफ पे भी एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी। सोमिल जी एसआरएफ आप देख लीजिए, इसमें क्या करना चाहिए? एसआरएफ में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, वहां पे सपोर्ट लिया है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट
2650 के आसपास, 2600 के आसपास बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और मुझे लगता है कि एसआरएफ में ये जो पूरा कंसोलिडेशन बहुत समय से चल रहा है वो ऊपर की तरफ ही टूटना चाहिए, लेकिन इस समय मैं अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे दे और थोड़ा सा सस्टेन हो जाए, उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा व्यू ले सकते हैं। आफ्टर द क्लोज अबव 2920 मुझे लगता है कि ये ऊपर में 3200 3250 तक जा सकता है। ओके, 3250 तक जा सकते हैं, तो अभी फिलहाल रख सकते हैं आप इसे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने की राय। क्या क्या चला है आज? ऑटो एज ए पैक चला है, मेटल चला है, 2% ज़्यादा की जो रिकवरी आई है, तो इस सारे जो सेक्टर चल रहे थे शुरुआत से उसमें एक और बढ़ोतरी तो ऑटो, मेटल, साथ ही पीएसयू बैंक्स में अच्छी रिकवरी आई। ये इंडेक्स देखिए 1% ज़्यादा की तेज़ी। एफएमसीजी का जिक्र किया हमने, रियल्टी आज काफ़ी मजबूत था, साथ ही केमिकल, लेकिन बैकफुट पे था थोड़ा आईटी और हेल्थ केयर स्पेस। पीएसयू बैंकिंग स्पेस से कैनरा बैंक एक बार रखेगा स्क्रीन पर, 4% की तेज़ी कैनरा बैंक में, और इस पर्टिकुलर काउंटर की लगातार चर्चा हुई है और पिछला साल काफ़ी अच्छा रहा, 61% ज़्यादा के रिटर्न कैनरा बैंक में जनरेट हुए हैं। गाबसर कैनरा बैंक फिर से एक बार आ रहा है नज़रों पर, क्या करना चाहिए? कैनरा बैंक वेल बाउंस के लिए प्ले कर सकते, कह सकते एक रिएक्शन अप मूव है। ट्रेड कर रहा है 146.70 पे, स्टॉप लगाएंगे 145 का, ₹1.70, टारगेट 152 बाउंस बैक प्ले। ओके, कैनरा बैंक में फिलहाल ये व्यू हो गया, अच्छा लग रहा है ये काम। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही थी, हमने देखा कि केन्स टेक में गिरावट देखने को मिली, थोड़ा ये जो स्पेस है बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हो गया। केन्स टेक जहाँ बैकफुट पर, सिरमा बैकफुट पर, वहीं डिक्सन में थोड़ी रिकवरी, पीजी तो इनफैक्ट अच्छा कर रहा था, तो इसको कैसे नेविगेट करें स्पेस को? बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी एक्चुअली। आई थिंक सेक्टोरल मूव खत्म हो गया है यहाँ पर, और आई थिंक अब स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स है। देखिए क्या हो रहा है, इनमें से कई कंपनियां, पहले जो पीएलआई की बात थी, अब उसमें पीएलआई में कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है। पीएलआई एसीज के लिए ज़्यादा है, मोबाइल के लिए शायद नहीं है, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं। वैल्यूएशन, स्टार्टिंग वैल्यूएशन अगर आप देखें, अब पीजी की काफ़ी चीप हो चुकी है, 2 क्वार्टर से लगातार गिरा है पीजी। डिक्सन गिरने के बाद भी काफ़ी महंगा है। आई थिंक केन्स में अभी भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि केन्स में जिस तरीके की बुरी गिरावट आई थी उसके बाद अभी भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इसके लिए केन्स में कोई भी रैली टिकती नहीं है। तो आई थिंक ये क्लियरली इस समय जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इनफैक्ट आपने एक अच्छा स्टॉक स्पॉट किया है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एक उस पर मैं व्यू लेना चाहूँगा। अरुण जी, एक बार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखिएगा, कोई व्यू स्टॉक पर? अनुज जी, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगर यहाँ से मोमेंटम बनता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको अराउंड 590 से 595 तक के लेवल दिखा सकता है। सभी मूविंग एवरेजेस के फिलहाल नीचे है, पर मुझे लग रहा है बाइसेक्ट करके ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो 595 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है आने चाहिए। नीचे में 550 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 590 600 तक के टारगेट। ओके, 595 के टारगेट नजर आ रहे हैं, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट रहेगा रडार पे। चलिए अब क्लोजिंग तरफ बढ़ रहे हैं, और आज की क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी सर, ओवर टू यू। नहीं, आज की क्लोजिंग शानदार मानी जाएगी, अच्छी, थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी आज तो, स्पेशली कंसिडरिंग आज इंट्राडे में एक बार के लिए हम सुबह काफ़ी नीचे गए थे, उसके बाद जिस तरीके से 300 पॉइंट से ज़्यादा की इंट्राडे रिकवरी आई, 25,100 तक चले गए आप। हालांकि क्लोज तो उसके नीचे आएगा, लेकिन 25,100 इंट्राडे में हिट किया आपने। बैंक निफ्टी 225 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी आईटी में थोड़ा सा प्रेशर था आज। हालांकि सबसे शानदार चीज़ ये रही कि निफ्टी बैंक जो क्लोजिंग जब हम स्टार्ट करते तब 300 पॉइंट नीचे था, 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो एक शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में आई। मिड कैप इंडेक्स ये भी करीब 1% ऊपर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी गेंस रहे करीब 1% के। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर करीब 1483 बढ़ने वाले शेयर, 1498 गिरने वाले शेयर्स, तो एक अच्छी रिकवरी रही यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड। अब सेक्टोरल मूव्स देखते हैं, सेक्टोरल गेनर्स के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट, कल के बड़े डिक्लाइन के बाद आज शानदार रिकवरी, 3.25% की यहाँ रैली आई। ऑटो इंडेक्स में 2% से ज़्यादा की रिकवरी। ऑयल एंड गैस ये अच्छा चला 2%। मेटल्स में रिकवरी थी बड़ी शानदार 2% की। फाइनली रियल एस्टेट चला आज, और इसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडेक्स यहाँ पर भी थोड़ी सी तेज़ी है। अब आते हैं मंदी वाले सेक्टर्स पर। इसमें एक ही सेक्टर था आईटी, वो भी हल्का सा नीचे था। निफ्टी गेनर्स पर आते हैं। निफ्टी गेनर्स में कुछ बड़े स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि रिलायंस करीब 3% ऊपर। कुछ समय पहले तक एल&टी भी था, लेकिन बीईएल, टाटा कंज्यूमर, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर आज शानदार तेज़ी थी।
लूजर्स देख लेते हैं एक बार। आज निफ्टी के लूजर्स में जो शुमार थे, श्रीराम फाइनेंस 3% नीचे था, एक्सिस, मैक्स हेल्थ केयर, इन्फोसिस, सिप्ला और TCS, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल आज जो है वो शानदार रहा श्रेया, और अच्छी रिकवरी वाला रहा। राइट, आज का मूड माहौल शानदार था, अच्छी रिकवरी के साथ हम क्लोज हुए हैं। तो फरवरी के महीने का 2 सेशन संडे का देखा हमने, एक जहां पे काफ़ी रुलाया मार्केट ने और आज हंसाया है। अब देखते हैं कि पूरा महीना कैसे गुजरता है। खैर, कल फिर से हाजिर होंगे आपके साथ मॉर्निंग पूरा पैनल, साथ ही पूरे समीकरण को समझेंगे फिर से बाजार के। और बने रही CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।